हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल आरके नॉवल पॉडकास्ट। डिस्क्लेमर, ये स्टोरी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, घटना, स्थान लेखक द्वारा लिखी गई लिखकीय कल्पना है और इसे गंभीरता से न लें। धन्यवाद। और आप लोग को कोई भी सवाल पूछना हो तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, क्योंकि एपिसोड सबसे पहले वही आता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एपिसोड 21 शोरूम में फाइट। उस लड़के की बात सुनने के बाद अब सागर को सारा मामला समझ में आ रहा था, लेकिन उसे अभी भी पता नहीं चला था यहाँ पर सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। सागर जब तक इस पूरे मामले को समझता है तब तक काफ़ी देर हो जाती है और मामला काफ़ी आगे बढ़ जाता है, जिससे जोर जोर से आवाज़ आने लग जाती है। वहीं मैं चौधरी परिवार का लड़का हर्ष चौधरी जोर जोर से बोलकर उस लड़की के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा था। वही उस लड़की ने अब तक रोना शुरू कर दिया था और वह रोते हुए बस ये कह रही थी, हर्ष चौधरी झूठ बोल रहा है, हर्ष चौधरी झूठ बोल रहा है। वहीं केबिन के अंदर बढ़ाते इस झगड़े की वजह से अर्नव का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। इतना ज़्यादा इरिटेट हो गया था कि उसने अपना सर मसलना शुरू कर दिया था। अर्नव एक लंबी गहरी सांस लेता है और सीधा अपनी जगह से खड़े होकर केबिन के बाहर जाता है। अपने केबिन के बाहर इतनी भीड़ को देखकर अर्नव तेज आवाज में कहता है, यहाँ पर तुम लोगों ने ये क्या मच्छी मार्केट बना रखी है? अगर तुम्हें लड़ाई करनी है तो करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ दूर जाकर करो। तुम्हारे बार बार चिल्लाने से मेरे सर में दर्द हो गया है। अचानक से अर्नव की इतनी तेज आवाज़ सुनकर सभी लोग एकदम शांत हो गए थे और सभी लोग अर्नव को देख रहे थे, लेकिन अर्नव सभी को नज़रअंदाज करते हुए तुरंत सागर की तरफ देखते हुए कहता है, मैंने तुम्हें बाहर तमाशा देखने के लिए भेजा था या फिर तमाशा बंद करने के लिए भेजा था? तुम इस मामले को अब तक शांत क्यों नहीं कर पाए? और यह इंसान इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा है? अर्नव की बात सुन सागर अपनी गर्दन झुका लेता है। वह अर्नव को कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वहां पर मौजूद लोग जब इस दृश्य को देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अर्नव के केबिन से बाहर आ जाने की वजह से अंश और मालिनी भी केबिन से बाहर आ जाते हैं। जब वह बाहर आते हैं तो बाहर एकदम सन्नाटा हो रखा था और सभी लोगों की नज़रें अर्नव पर थी, लेकिन अर्नव उन सभी को नज़रअंदाज करते हुए सागर की तरफ दोबारा देखते हुए कहता है, अब यहाँ पर खड़े खड़े स्टैचू बनने का इरादा है, बोलो भी अब कुछ। अर्नव की इस बात को सुनने के बाद सागर गहरी सांस लेता है और अर्नव को सारी बात बताते हुए कहता है, मास्टर, यह सामने लड़का खड़ा है ना, ये चौधरी परिवार से हर्ष चौधरी है और इसका कहना है ये सेल्स गर्ल उसके पैसे देखकर उसे सेड्यूस कर रही थी, लेकिन यह इसके जाल में नहीं फंसा। और जब उसने सभी को ये बात बताई तो ये लड़की खुद हर्ष चौधरी के ऊपर छेड़खानी का आरोप लगा रही है और कहीं देर से इनके बीच में इसी बात को लेकर लड़ाई हो रही है। और मैं इस झगड़े को सुलझा इसलिए नहीं पाया क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा था कौन सच बोल रहा है और कौन नहीं, और यह मामला भी थोड़ा सेंसिटिव है, इसलिए मैंने जल्दी कोई एक्शन नहीं लिया। सागर की बात सुनने के बाद अर्नव थोड़ा शांत होता है और सबसे पहले उस सेल्स गर्ल की तरफ देखता है जो इस समय काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू आ रखे थे। डर की वजह से वह कांप रही थी। उसको देखकर किसी को भी उसके ऊपर दया आ सकती थी, लेकिन सभी को यही लग रहा था कि यह लड़की शायद नाटक कर रही है। उस लड़की को देखने के बाद अर्नव उस लड़के यानी कि हर्ष चौधरी की तरफ देखता है। अर्नव उसकी तरफ देखते हुए उसकी आंखों में देखता है। आरव उसकी आंखों में वासना देख पा रहा था और उस लड़की के प्रति उसके गंदे इरादे भी महसूस कर पा रहा था। इसके बाद अर्नव सागर की तरफ देखते हुए कहता है, क्या इसे समझना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है इस लड़के की आंखों में इस लड़की के शरीर को पाने की इच्छा है? और यह कह रहा है कि यह लड़की इसे सेड्यूस कर रही थी, बल्कि बिना सेड्यूस किए ये सेड्यूस हुआ पड़ा है। ये सिर्फ एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है जिससे पैसों के दम पर लोगों को नीचा दिखाने आता है और लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करनी आती है। इनके बस में और कुछ नहीं है। जाओ इसे बताओ इसने गलत टाइम पर गलत जगह पर आकर अपना काम निकालने की कोशिश की है। इतना कहने के बाद अर्नव एक पल के लिए शांत होता है और फिर सागर की तरफ देखते हुए गंभीरता से कहता है, जाओ इस लड़के का चेहरा बिगाड़ दो। अगर यहाँ पर मुझे इस लड़के का चेहरा दोबारा दिखाई दे गया ना, तो इसका शरीर से इसके प्राण निकाल लूँगा मैं। वहाँ पर मौजूद सभी लोग अर्नव के ऑर्डर को सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। उनमें से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कोई इंसान चौधरी परिवार के लड़के के ऊपर हाथ भी उठा सकता है। उन सभी को अच्छे से पता था कि चौधरी परिवार की क्या ताकत है और चौधरी परिवार झज्जर के 5 अमीर परिवारों में से एक है और उनके खिलाफ जाना लगभग मौत को दावत देना है।
लेकिन सामने वाला लड़का तो चौधरी परिवार से बिल्कुल भी नहीं डर रहा। वही हर्ष चौधरी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इंसान उसके लिए इस तरह के शब्द भी इस्तेमाल कर सकता है। वही अर्नव के ऑर्डर को सुनने के बाद सागर भी एक पल के लिए झिझका, लेकिन फिर वह गहरी सांस छोड़ते हुए तुरंत हर्ष चौधरी के पास जाने लगता है। हर्ष चौधरी जब सागर को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखता है तो वह काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि सागर का शरीर किसी बॉडी बिल्डर की तरह हट्टा-कट्टा था। हर्ष चौधरी तुरंत सागर को रोकते हुए कहता है, वहीं रुक जाओ, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले बता रहा हूँ, मैं चौधरी परिवार से हर्ष चौधरी हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ ना तो मैं तुम सबका जीना हराम कर दूंगा। जब हर्ष चौधरी सागर को धमकी दे रहा था तब तक सागर हर्ष चौधरी के पास पहुंच गया था। सागर हर्ष चौधरी की तरफ देखते हुए गंभीरता से कहता है, बच्चू आज तो तेरा दिन खराब है और रही कहीं कसर तूने मास्टर को गुस्सा दिलाकर पूरी कर दी। अब तुझे तेरा चौधरी परिवार तो क्या, यहाँ पर वसंत भाई भी आ जाए तो अभी तुझे नहीं बचा पाएंगे। तू शुक्र माना तेरी हरकत देखकर मास्टर ने तुझे जान से मारने का ऑर्डर नहीं दिया, वरना आज की रात तू रंगीन नहीं करता बल्कि शमशान में बीताता। इतना कहने के बाद सागर हर्ष चौधरी के चेहरे पर एक थप्पड़ मार देता है। स्लैप। सागर के थप्पड़ की आवाज़ सभी को सुनाई देती है। हर्ष चौधरी अपने गाल पर हाथ रखे हुए गुस्से से लाल आंखों में सागर को घूर रहा था। वह तुरंत जोर से चिल्लाते हुए कहता है, तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया हर्ष चौधरी पर, अब देख मैं क्या करता हूँ। गार्ड्स। अपनी बात कहने के बाद हर्ष चौधरी अपने बॉडीगार्डों को आवाज़ लगता है। हर्ष की आवाज़ इतनी तेज थी कि उसकी आवाज़ शोरूम से बाहर भी सुनाई दे रही थी। हर्ष चौधरी के इतना कहने के 1 मिनट के अंदर ही शोरूम में 10 बॉडीगार्ड एंटर करते हैं। उन सभी की कमर पर एक पिस्टल टंगी हुई थी। अंदर आने के बाद वह सभी तुरंत हर्ष चौधरी के पीछे खड़े हो जाते हैं और अपनी अपनी बंदूकों को पकड़ लेते हैं। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि उनके बॉस का एक ऑर्डर और वह तुरंत अपने बंदूक के निकालकर गोलियां चला देंगे। उन सभी को देखकर सागर एक पल के लिए थोड़ा झिझकता है, लेकिन सागर अगले ही पल अपनी कमर के पीछे से खुद भी पिस्टल निकालता है और सीधा हर्ष चौधरी के माथे पर लगा देता है। हर्ष के बॉडीगार्ड ने अब तक सिर्फ पिस्टल को पकड़ रखा था, लेकिन वही सागर ने पिस्तौल निकालकर हर्ष चौधरी के माथे पर लगा दी थी, जिस वजह से हर्ष चौधरी अचानक से डर गया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सामने वाले के पास भी पिस्टल होगी और वह उसे इतनी बोल्ड तरीके से माथे पर भी लगा देगा। वहां पर इस दृश्य को देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे, लेकिन सभी लोग इस दृश्य को देखकर अपने कदम पीछे कर लेते हैं। इस समय उन्हें डर लग रहा था। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी बात इतना आगे निकल जाएगी कि बंदूकें निकाल आएंगी। इस दृश्य को देखकर अर्नव बड़ी ही शांति से सागर को कहता है, मुझे यहाँ पर कोई नाटक नहीं देखना है, जल्दी इसका थोबड़ा बिगाड़, और इसके गार्डों को ठिकाने लगा। अर्नव की बात सुन वहां पर मौजूद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इस तरह किसी सिचुएशन में भी कोई इंसान इतना ज़्यादा शांत कैसे रह सकता है। वही अर्नव का ऑर्डर मिलने के बाद सागर तुरंत अपने गर्दन हिलाते हुए कहता है, जी मास्टर। इतना कहने के बाद सागर उन सभी बॉडीगार्ड्स के ऊपर टूट पड़ता है। सागर वसंत भाई के लिए काम करता था, इस वजह से उसकी फाइटिंग स्किल इन बॉडीगार्ड से बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए उनकी बंदूक निकलने से पहले ही सागर उन्हें ठिकाने लगा देता है। तकरीबन 10 मिनट के बाद वह सभी बॉडीगार्ड दर्द के मारे इधर उधर पड़े हुए थे। इस दृश्य को देखकर हर्ष चौधरी के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक इंसान 10-10 लोगों को कैसे पीट सकता है। अब हर्ष चौधरी को सागर से डर लगने लग गया था। हर्ष चौधरी आप अपने कदम पीछे कर रहा था, लेकिन सागर हर्ष चौधरी को ऐसे ही तो नहीं जाने दे सकता था। इसीलिए वह तुरंत हर्ष चौधरी के पास जाता है और उसके चेहरे पर हमला करने लग जाता है। तकरीबन 10-15 मुक्कों के बाद हर्ष चौधरी के पूरे चेहरे का नक्शा बिगड़ जाता है। वहां पर मौजूद सभी लोग इस दृश्य को देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं। उनमें से किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इंसान चौधरी परिवार के किसी इंसान के ऊपर हाथ भी उठा सकता है। सारा काम हो जाने के बाद अर्नव सागर की तरफ देखते हुए कहता है, आगे से मेरा ऑर्डर देने के बाद झिझकना बिल्कुल भी मत, बल्कि मैंने जो ऑर्डर दिया उसे बिना किसी के दबाव के पूरा करो, और अगर फिर भी कुछ गड़बड़ होती है तो पीछे मैं खड़ा हूँ, मैं सब हैंडल कर लूँगा। अब इसे चौधरी परिवार सही सलामत भेज दो। देखते हैं चौधरी परिवार इस बात पर किस तरह से रिएक्ट करता है। उनका जिस तरह का रिएक्शन होगा हमारा भी उसी तरह का एक्शन होगा। अब भेजो इसे चौधरी परिवार। अंश और मालिनी ये देखकर हैरान थे कि अर्नव चौधरी परिवार से भी नहीं डर रहा है। अर्नव के ऑर्डर के अनुसार सागर तुरंत काम पर लग जाता है। वह तुरंत अपने आदमियों को बुलाकर हर्ष चौधरी को चौधरी परिवार भेज देता है।
स्टाफ के वह सभी लोग जो अर्नव के लिए गाड़ी के कागज तैयार कर रहे थे, वह अर्नव की ताकत को देखकर बहुत ज़्यादा डर गए थे, इसलिए वह पूरी तेजी से अर्नव की गाड़ी के पेपर रेडी कर देते हैं। तकरीबन 10 मिनट के अंदर ही सभी पेपर रेडी हो चुके थे। वही अंश भी सभी पेपर्स पर साइन कर देता है, और जब पेमेंट करने की बात आई तो अंश ने 20 लाख की पेमेंट की थी, और उसके बाद अर्नव अपना कार्ड देकर अंश के 5 लाख की पेमेंट करता है। अर्नव के खाते में पहले सिर्फ 20,000 रुपये थे, और जब से उसके खाते में 4 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र हुए हैं, तब से उसने सिर्फ 16 लाख रुपए ही इस्तेमाल किया है। जब वह सेल्स गर्ल अर्नव का कार्ड वापस दे रही थी, तो स्क्रीन पर अर्नव के अकाउंट का बैलेंस अमाउंट शो होता है, जो था 3,84,20,000। अर्नव के अकाउंट में इतने सारे पैसे देखकर उस सेल्स गर्ल के पैरों के तले से जमीन खिसक गई थी। उस सेल्स गर्ल ने अभी थोड़ी देर पहले हर्ष चौधरी से भी गाड़ी की पेमेंट ली थी, लेकिन हर्ष चौधरी के अकाउंट में भी सिर्फ 1.5 करोड़ ही दे, और उसमें से भी हर्ष चौधरी ने जीप मैरिडियन खरीदी थी, जिसकी कीमत 34,50,000 के आसपास है। इस गाड़ी की पेमेंट काटने के बाद हर्ष चौधरी के अकाउंट में सिर्फ 1 करोड़ 15 लाख रुपए ही बचे थे। हालांकि एक मिडिल क्लास परिवार के लिए ये रकम बहुत बड़ी थी, लेकिन इसका अंदाज़ अगर अर्नव के अकाउंट से लगाया जाए तो वह थोड़ा था, और ये तो जब था जब अर्नव ने रंजीत चोपड़ा की एसेट्स को छेड़ा भी नहीं था। पहले तो अर्नव को यही लगा था कि रंजीत चोपड़ा के अकाउंट में सिर्फ 4 करोड़ ही रुपए होंगे, लेकिन वह गलत था, क्योंकि रंजीत चोपड़ा का इसके अलावा भी इंडियन नेशनल बैंक में अकाउंट था, जिसमें रंजीत चोपड़ा ने लगभग 10 करोड़ के आसपास रुपए जमा कर रखे थे। अगर कंपनी के शेयर हटा दे तो अर्नव के पास चोपड़ा परिवार के 45 करोड़ की संपत्ति थी। बस अब अर्नव को इंडियन नेशनल बैंक में जाकर रंजीत चोपड़ा के बैंक अकाउंट के पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाने थे, और वह इस काम को जल्द से जल्द करना चाहता था। इसीलिए वह अंश और मालिनी के साथ एक रेस्टोरेंट में लंच करके सीधा इंडियन नेशनल बैंक की तरफ निकल जाता है। झज्जर के में सिटी सेंटर में इस बैंक की एक ब्रांच खुली हुई थी। क्या होगा इंडियन नेशनल बैंक में? क्या अर्नव बिना किसी परेशानी के रंजीत चोपड़ा के अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवा पाएगा, या फिर यहाँ पर भी उसे समय लगने वाला है? एपिसोड 22 अकाउंट ऑफ। पहले तो अर्नव को यही लगा था कि रंजीत चोपड़ा के अकाउंट में सिर्फ 4 करोड़ ही रुपए होंगे, लेकिन वह गलत था, क्योंकि रंजीत चोपड़ा का इसके अलावा भी इंडियन नेशनल बैंक में अकाउंट था, जिसमें रंजीत चोपड़ा ने लगभग 10 करोड़ के आसपास रुपए जमा कर रखे थे। अगर कंपनी के शेयर हटा दे तो अर्नव के पास चोपड़ा परिवार के 45 करोड़ की संपत्ति थी। बस अब अर्नव को इंडियन नेशनल बैंक में जाकर रंजीत चोपड़ा के बैंक अकाउंट के पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाने थे, और वह इस काम को जल्द से जल्द करना चाहता था। इसीलिए वह अंश और मालिनी के साथ एक रेस्टोरेंट में लंच करके सीधा इंडियन नेशनल बैंक की तरफ निकल जाता है। झज्जर के में सिटी सेंटर में इस बैंक की एक ब्रांच खुली हुई थी। कुछ देर बाद झज्जर के में सिटी सेंटर के इंडियन नेशनल बैंक के सामने एक नीले रंग की एक मर्सिडीज ए क्लास लिमोजिन आकर रुकती है, और यह गाड़ी थी अर्नव की। भले ही अर्नव की गाड़ी काफ़ी ज़्यादा महंगी थी, लेकिन इस बैंक की पार्किंग में उसकी गाड़ी से भी महंगी गाड़ियाँ खड़ी थी। गाड़ी को पार्क करने के बाद अर्नव सागर के साथ इंडियन नेशनल बैंक के अंदर जाने लगता है। सागर किसी बॉडीगार्ड की तरह अर्नव के पीछे चल रहा था। अर्नव और सागर की बॉडी को देखकर कोई भी उनका रास्ता नहीं रोकता। जहां अर्नव की बॉडी किसी हीरो के जैसी थी, वहीं सागर की बॉडी किसी मॉन्स्टर के जैसी थी। सागर देखने से एक ताकतवर आदमी लग रहा था। इसी वजह से बैंक का सिक्योरिटी गार्ड तुरंत अर्नव के लिए दरवाज़ा खोल देता है। बैंक के अंदर जाने के बाद अर्नव बैंक के हेल्प डेस्क की तरफ जाता है। हेल्प डेस्क पर 3 प्रोफेशनल सूट में लड़कियां बैठी थी। उन्हें देखकर कोई भी बता सकता था कि वह अपने काम में काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल है। अर्नव वहां पर जाकर उन तीनों में से एक लड़की के पास जाकर कहता है, एक्सक्यूज़ मी मैम, मुझे किसी और के अकाउंट में से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवाने हैं, उसका प्रोसेस क्या होगा? अर्नव की बात सुनने के बाद वह लड़की अर्नव की तरफ देखते हुए बड़े ही विनम्र तरीके से कहती है, सर आप क्या हमें बता सकते हैं जिनके अकाउंट से आप पैसे ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, वह आपके क्या लगते हैं या फिर वह आपके साथ आए हुए हैं? उस लड़की की बात सुनने के बाद अर्नव भी बड़ी ही शालीनता के साथ कहता है, वेल मुझे जिनके अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करवाने हैं उनकी डेथ हो चुकी है, और आप उन्हें मेरा अंकल समझ सकते हैं। वैसे उन्होंने मरने से पहले मुझे कुछ लीगल डॉक्यूमेंट दिए थे जिनसे शायद मेरा काम बन सकता है, एक बार आप देख लीजिए। अर्नव की बात सुनने के बाद वह लड़की दोबारा से उसी शांति के साथ कहती है, ओह आई एम सॉरी सर, मुझे मालूम नहीं था। वैसे क्या आप मुझे वह डॉक्यूमेंट दे सकते हैं? उस लड़की के बात करने के तरीके से अर्नव काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था। वह लड़की सच में एक प्रोफेशनल थी।
अर्नव तुरंत अपने कुर्ते की जेब से उन डॉक्यूमेंट को निकालकर उस लड़की को दे देता है। वह लड़की उन डॉक्यूमेंट को लेने के बाद एक बार देखती है और उनको देखने के बाद वह अर्नव की तरफ देखते हुए कहती है, ओह सर, आप मिस्टर रंजीत चोपड़ा के परिवार से, मुझे मालूम नहीं था, सॉरी। सर, आपके डॉक्यूमेंट एकदम लीगल है और आपका काम हो जाएगा। वैसे सर, क्या आपका इस बैंक में अकाउंट है? उस लड़की की पूरी बात सुनने के बाद अर्नव भी उस लड़की से बड़ी ही शांति के साथ कहता है, नहीं, मेरा इस बैंक में कोई अकाउंट नहीं है। लेकिन क्या इससे कोई समस्या आ सकती है? मैं किसी दूसरे बैंक के अकाउंट में इन पैसों को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अर्नव की बात सुनने के बाद वह लड़की हल्का मुस्कुराते हुए अर्नव से कहती है, नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, आप कर सकते हैं। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, अगर आप इस बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैं खोल सकती हूँ। उस लड़की की बात सुनने के बाद अर्नव कुछ सोचने लग जाता है। उसका पहले बैंक में जो अकाउंट था वह गवर्नमेंट के पंजाब नेशनल बैंक में था, और इस समय अर्नव जिस बैंक में खड़ा था, भले ही उसके नाम के आगे इंडियन लगता है, लेकिन वह बैंक गवर्नमेंट का नहीं था, बल्कि इंडियन नेशनल बैंक तो इंडिया की गवर्नमेंट और स्विस बैंक ने मिलकर बनाया था। और यह बैंक इसलिए बनाया था क्योंकि बहुत से बिजनेसमैन और हम लोग कभी भी स्विस बैंक में खाता नहीं खोलते थे, लेकिन इन दोनों की कंबाइंड बैंक के बनाने से इस बैंक में कोई भी अपना खाता खोल सकता था। इसीलिए अर्नव कुछ सोचते हुए उस लड़की से पूछता है, अगर मैं इस बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना चाहूँ तो इससे मुझे क्या प्रॉफिट? और अगर मैं इस बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लेता हूँ तो इसे मेंटेन रखने के लिए मुझे कुछ अमाउंट अकाउंट में रखना होगा, जिनको शायद मैं इमरजेंसी में भी नहीं निकल पाऊंगा। तो अब आप ही मुझे बताइए, क्या मुझे अकाउंट खुलवाना चाहिए या नहीं? अर्नव की बात सुनने के बाद भी उसे लड़की के चेहरे पर अभी भी हल्की स्माइल थी, और वह उसी स्माइल के साथ अर्नव से कहती है, सर, हमारे बैंक में ऐसा कोई भी रूल नहीं है। आप जब चाहे तब अपने बैंक से अपने सभी पैसे विड्रॉल कर सकते हैं, और इस बैंक को बनाने में स्विस बैंक का भी हाथ है। इसी वजह से आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी लीक नहीं होगी, और एक बार अकाउंट खुलवाने के बाद आप जितनी चाहे उतनी और जितनी बड़ी चाहे उतनी बड़ी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपको कैश चाहिए तो आपको एटीएम में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एटीएम से आप एक लिमिट तक ही पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें आप बस हमें कॉल कीजिए और आपके आसपास हमारे बैंक का जो भी कैश काउंटर वैन होगी वह आपको उतना कैश दे देगी। यहाँ तक कि आप करेंसी एक्सचेंज करके किसी दूसरे देश में भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो आप वह भी कर सकते हैं, और सर, आपको दूसरे बैंकों की तरह टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। उस लड़की की इतनी बात सुनने के बाद अब अर्नव भी इस बैंक में अपना अकाउंट खुलवाने के लिए तैयार हो जाता है। वह लड़की अर्नव से जो जो डिटेल पूछती है, अर्नव वह सारी डिटेल उसे को बता देता है, और कुछ ही देर में अर्नव का इंडियन नेशनल बैंक में अकाउंट ओपन हो जाता है। अर्नव का अकाउंट बनाने के बाद वह लड़की अर्नव के बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया भी शुरू कर देती है। लगभग सारा काम हो गया था, बस अब मैनेजर के सिग्नेचर की ज़रूरत थी। और जैसे ही मैनेजर सिग्नेचर करता, अर्नव के बैंक अकाउंट में रंजीत चोपड़ा के सारे पैसे ट्रांसफ़र हो जाते। अर्नव सागर के साथ उस लड़की के पीछे मैनेजर के केबिन की तरफ जाने लगता है। थोड़ी देर बाद वह तीनों मैनेजर के केबिन के पास पहुंच जाते हैं। वह लड़की अर्नव और सागर को रुकने को कहती है और खुद मैनेजर के दरवाजे को खटखटाते हुए कहती है, सर, मिस्टर रंजीत चोपड़ा के पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए आपके सिग्नेचर की ज़रूरत है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उस लड़की की बात खत्म होने के थोड़ी देर बाद एक मध्य अवस्था के आदमी की आवाज़ सुनाई देती है, क्या रंजीत चोपड़ा? उसे तो मरे हुए ढंग से अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और कोई उसके पैसे ट्रांसफ़र करवाने के लिए भी आ चुका है। सच में इस दुनिया में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, सबको बस पैसों से फ़र्क पड़ता है। उस मध्य अवस्था के आदमी की बात खत्म होने के तुरंत बाद एक 30-35 साल के आदमी की आवाज़ सुनाई देती है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो भावेश, ये दुनिया मतलबी हो चुकी है। वैसे तुम्हें बता दूं कि रंजीत चोपड़ा को मारने वाला वसंत भाई के गुरु का ही शिष्य था, जिसको रंजीत राणा के नाम से जानते हैं। तुम कह सकते हो रंजीत राणा और वसंत भाई दोनों आपस में गुरु भाई हैं, लेकिन आपस में गुरु भाई होने के बाद भी दोनों के बीच में कितना अंतर है। एक ने अपने दम पर खुद का साम्राज्य खड़ा किया, वहीं दूसरा किसी के इशारों पर काम करता है। गेट के हल्का खुला होने की वजह से अंदर बैठे दोनों लोगों की आवाज़ बाहर सुनाई दे रही थी। इसी वजह से दूसरे इंसान की बात सुनकर अर्नव की आंखें ठंडी हो गई थी। अर्नव को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि अंदर कौन बैठा है। एक बार के लिए अर्नव अपनी बेइज्जती को भी सहन कर सकता है, लेकिन अपने नीचे काम करने वाले लोगों की बेइज्जती को वह सहन करने वालों में से नहीं था। फिर अंदर बैठा इंसान भले ही वसंत भाई को जानता हो या फिर वह वसंत भाई का कितना ही खास क्यों ना हो,
वह उसको छोड़ने वाला नहीं था। अगर यहाँ पर खुद वसंत भाई भी बैठा होता तो अभी अर्नव को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अंदर बैठा मैनेजर भावेश उस लड़की को अंदर आने के लिए हाँ ना कुछ कहता, उससे पहले ही अर्नव गेट को खोलते हुए अंदर आ जाता है। अचानक से अपने केबिन के अंदर किसी को आते देखकर मैनेजर तुरंत अपने नज़रों को दरवाजे की तरफ करता है। जब वह देखता है कि एक नौजवान लड़का उसके केबिन के अंदर घुसा चला आ रहा है तो वह चिल्लाते हुए कहता है, हे हु आर यू, तुम मेरे केबिन में इस तरह से कैसे घुसे आ रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी तमीज नाम की चीज़ नहीं है? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता क्या अगर किसी के कमरे या फिर केबिन में आने से पहले दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है? यू इस तरह से क्यों खुला सांड की तरह घुसे चले आ रहे हो? लेकिन अर्नव उस मैनेजर की सभी बातों को नज़रअंदाज करते हुए सीधा उसे दूसरे इंसान के पास जाता है जो इस समय अपनी कुर्सी पर किसी राजा की तरह बैठा था। अर्नव उससे बिना किसी तरह की कोई हाय हेलो किए उसकी कुर्सी पकड़कर अपनी तरफ घुमा लेता है और उसकी छाती पर एक जोरदार लात मार देता है। अर्नव की लात से वह इंसान कुर्सी से नीचे गिर जाता है और मैनेजर की टेबल से टकराकर उसे तोड़ देता है। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही अर्नव अपनी कमर के पीछे से बंदूक निकालता है और उसे एल इंसान की जान पर एम करते हुए गोली चल देता है। बैंग! सभी को गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है और उसके तुरंत बाद उस इंसान की एक जोरदार चीख सभी को सुनाई देती है। उद्धरण चिन्ह। इस समय मैनेजर और उस लड़की के तोते उड़ चुके थे। अचानक से आरव को अंदर घुसता देखकर वह लड़की अर्नव को रोकने के लिए उसके पीछे आई थी, लेकिन वह अर्नव से कुछ कह पाती उससे पहले ही अर्नव ने ये सब कर दिया था। उस लड़की ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह हैंडसम सा दिखने वाला हीरो जैसा लड़का कुछ इस तरह का भी काम कर सकता है। तभी सागर की नज़र उस इंसान के ऊपर जाती है जिसको अर्नव ने गोली मारी थी। उस इंसान को सागर तुरंत पहचान गया था। सागर उस इंसान की तरफ देखते हुए अचानक से कहता है, नकुल प्रताप, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नकुल प्रताप इस समय दर्द में तड़प रहा था, लेकिन किसी के मुंह से अपना नाम सुनकर वह भी हैरान हो गया था और फिर अपनी नज़रें घूमते हुए सागर को देखता है और सागर को देखकर नकुल प्रताप भी उसे तुरंत पहचान जाता है। नकुल प्रताप भी हैरानी में सागर की तरफ देखते हुए कहता है, सागर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो वसंत भाई से सुना था कि तुम किसी जरूरी काम के लिए जा रखे हो, तो तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम मुझे गोली मारने वाले इंसान के पीछे क्यों खड़े हो? नकुल प्रताप की आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि उसे काफ़ी दर्द हो रहा है। वह अपने दर्द को दांत पीसते हुए सहन कर रहा था और दांत पीसते हुए ही वह सागर से यह कह रहा था। उसकी आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि वह कितने दर्द में है। आखिर कौन है यह नकुल प्रताप और यह सागर को कैसे जानता है? क्या नकुल प्रताप भी वसंत भाई का कोई खास आदमी है? क्या नकुल प्रताप और सागर की जान पहचान की वजह से अर्नव नकुल प्रताप को छोड़ देगा, या फिर इस बैंक में भी होने वाला है कोई अलग ही तमाशा? एपिसोड 23 ट्रेटर। सागर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो वसंत भाई से सुना था कि तुम किसी जरूरी काम के लिए जा रखे हो, तो तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम मुझे गोली मारने वाले इंसान के पीछे क्यों खड़े हो? नकुल प्रताप की आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि उसे काफ़ी दर्द हो रहा है। वह अपने दर्द को दांत पीसते हुए सहन कर रहा था और दांत पीसते हुए ही वह सागर से यह कह रहा था। उसकी आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि वह कितने दर्द में है। वहीं नकुल प्रताप की बात सुन सागर नकुल प्रताप को सब कुछ बताना तो चाहता था, लेकिन वह इसी सोच में था कि वह नकुल प्रताप को इस बारे में कैसे बताएं। लेकिन सागर को इतना भी पता था कि बिना अर्नव की परमिशन के वह उसकी आइडेंटिटी को ऐसे ही किसी को नहीं बता सकता, क्योंकि अर्नव की आइडेंटिटी उनके रघु दादा के बराबर की थी। क्योंकि सिर्फ रघु दादा ही वसंत भाई को सिर्फ वसंत कहकर बोलते थे, लेकिन अर्नव भी वसंत भाई को सिर्फ वसंत बोल रहा था, मतलब उसका रुतबा भी रघु दादा के जितना ही है। और सभी को अच्छे से पता था कि रघु दादा हरियाणा का कितना जाना माना माफिया है। हालांकि रघु दादा का ज़्यादातर काम झज्जर और रोहतक में ही होता था, लेकिन उनका नाम हरियाणा के लगभग सभी जिलों में फैला हुआ था। झज्जर और रोहतक के अलावा भी रघु दादा का चरखी दादरी, भिवानी और सोनीपत में एक अच्छा दबदबा था, लेकिन इन जिलों में उनके अपने अलग डॉन थे। इसके बावजूद भी रघु दादा का नाम लेकर यहाँ पर काम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर दूसरे डॉन के द्वारा बनाए गए रूल को फॉलो करना पड़ता है। और वैसे भी सभी लोग रघु दादा से इसलिए डरते या फिर इज्जत करते थे क्योंकि रघु दादा हरियाणा का इकलौता ऐसा गैंगस्टर था जिसने 2 जिलों पर कब्जा कर रखा था, वरना हरियाणा के प्रत्येक जिले का अपना एक अलग गैंगस्टर था और यह कभी भी एक दूसरे के काम के बीच में दखलंदाजी नहीं करते थे। सागर इसी बारे में सोचकर नकुल प्रताप को कुछ नहीं बताता। जब नकुल प्रताप ये देखता है कि सागर उसे कुछ भी नहीं कह रहा है, तो वह हैरान हो जाता है।
स्कॉर्पियन गैंग में नकुल प्रताप की पोजीशन की बात की जाए तो उसकी पोजीशन सागर से ऊपर थी। वसंत भाई के बाद नकुल प्रताप ही ऐसा था जिसकी पूरी गैंग में पोजीशन सबसे ऊपर थी। पूरी गैंग में नकुल प्रताप का ऑर्डर वसंत भाई के ऑर्डर के जितना माना जाता है। और उसके बाद आते थे सागर और रवि के जैसे 18 और बंदे जो वसंत भाई के पर्सनल बॉडीगार्ड माने जाते हैं। ये सभी 24 घंटे वसंत भाई के आसपास घूमते रहते हैं। इन 20 के 20 लोगों को स्कॉर्पियन गैंग का सबसे बेस्ट फाइटर भी माना जा सकता है। ये सभी इतने ज़्यादा ट्रेंड थे कि अपने पास बिना हथियार के यह एक साथ 5 से 7 लोगों को आराम से लपेट सकते हैं। लेकिन जब इनके पास उनके हथियार हो तो यह आराम से 20 लोगों से भिड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी इनकी पोजीशन नकुल प्रताप से नीचे थी। और वैसे भी नकुल प्रताप वसंत भाई का छोटा भाई था। लेकिन फिर भी सागर नकुल प्रताप को अर्नव की सच्चाई नहीं बता सकता था, क्योंकि सागर को वसंत भाई से स्ट्रिक्टली ऑर्डर मिल रखे थे कि मास्टर अर्नव की आइडेंटिटी किसी के भी सामने रिवील ना हो। अब इस मामले में भले ही नकुल प्रताप सागर से बड़ी पोजीशन पर हो, लेकिन सागर उसे कुछ नहीं बताने वाला था। इस समय तक नकुल प्रताप गुस्से में एकदम पागल हो गया था। वह तुरंत सागर पर चिल्लाते हुए कहता है, सागर क्या तुम पागल हो गए हो? और तुम ये भी भूल गए हो कि गैंग में मेरी पोजीशन क्या है? चुपचाप मुझे इस इंसान के बारे में बताओ, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभी खड़े खड़े मेरा मुंह का देख रहे हो, जल्दी बको। नकुल प्रताप इस समय इतना ज़्यादा गुस्से में था कि वह लगभग अपने दर्द को भूल ही गया था। नकुल प्रताप को अपने ऊपर चिल्लाते देखकर सागर का मन तो कर रहा था कि वह भी नकुल प्रताप के चेहरे पर 2-3 थप्पड़ मार दे, लेकिन वह ऐसा कुछ कर नहीं सकता था। वह अभी भी बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। वहीं दूसरी तरफ अर्नव जब नकुल प्रताप को चिल्लाते हुए देखता है तो वह नकुल प्रताप के चेहरे की तरफ देखने लगता है और फिर अपनी गंभीर और कर्कश आवाज में बिना किसी इमोशन के साथ नकुल प्रताप को कहता है, मिस्टर नकुल, बेहतर यही होगा कि आप जिसके दम पर उछल रहे हैं उसे यहाँ पर बुला ले, वरना आप ऐसे ही यूं बार बार चिल्लाते रहे तो फिर बाद में मुझे यह मत कहना कि मैंने तुमको बोलने तक के लायक भी नहीं छोड़ा। और इस समय तुम भले ही यकीन करो या ना करो, लेकिन तुम्हारी जान यहाँ पर मेरे कब्जे में है। इसलिए चुपचाप उसे इंसान को फ़ोन करो जिसके दम पर तुम यह कर दिखा रहे हो। अर्नव की इतनी गंभीर आवाज़ को सुन नकुल प्रताप का लगभग गला सूख गया था। पता नहीं क्यों, लेकिन नकुल प्रताप को अर्नव की इस बात पर विश्वास था कि अर्नव ऐसा कुछ कर सकता है। वही केबिन में अचानक से गोली चलने और इतनी जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनने के बाद नकुल प्रताप के साथ आए हुए उसके सभी आदमी केबिन के अंदर हथियार लेकर घुस जाते हैं। हालांकि इस बैंक के अंदर कोई भी इंसान हथियार लेकर नहीं आ सकता था। इसी वजह से सागर को भी अपनी बंदूक बाहर जमा करवानी पड़ी थी। यहाँ तक कि अर्नव के पास भी उसके गुरु के द्वारा दी गई वह बंदूक नहीं थी। लेकिन इस कमरे में आए हुए नकुल प्रताप के प्रत्येक आदमी के पास बंदूक थी। उन सभी लोगों ने तुरंत अर्नव और उस मैनेजर और उस लड़की को अपने निशाने पर ले लिया था। वह सभी लोग सागर को अच्छे से जानते थे, इसीलिए सागर बचा हुआ था। वही अचानक से कहानी में आए इस मोड़ की वजह से नकुल प्रताप, जो अब तक अर्नव की बातों से डर चुका था, उसे अब जाकर याद आया कि वह अपने साथ अपने आदमियों को भी लेकर आया था। और अपने आदमियों को देखकर नकुल प्रताप का डर कम हो जाता है। लेकिन वही मैनेजर और वह लड़की अपने सर के ऊपर बंदूक तनी देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। मैनेजर का इस समय पूरा शरीर कांप रहा था और केबिन के अंदर आग चलने के बावजूद भी मैनेजर के माथे से पसीना टपक रहा था। वही वह हेल्प डेस्क वाली लड़की तो लगभग बेहोश होने को हो गई थी। लेकिन अगले ही पल नकुल प्रताप अपने आदमियों को ऑर्डर देते हुए कहता है, सुनो मैनेजर और उस लड़की को छोड़ दो, उनकी कोई गलती नहीं है, बल्कि अगर बंदूक ताननी है तो इस गद्दार और इस लड़के के ऊपर तानो। अब तक बहुत ज़्यादा हीरोगिरी दिख रहा था, अब निकलता हूँ इसकी सारी हीरोगिरी। नकुल प्रताप का ऑर्डर सुनने के बाद वह सभी लोग मैनेजर और उस लड़की के ऊपर से अपनी अपनी बंदूकें हटा लेते हैं और अर्नव के ऊपर पॉइंट आउट कर देते हैं। यहाँ तक कि ना कोई प्रताप के ऑर्डर की वजह से सागर के ऊपर भी बंदूकें लग चुकी थी। सागर भी अपने ऊपर गन पॉइंट हुआ देखकर काफ़ी घबरा गया था। फिर सागर भले ही कितना ही अच्छा फाइटर क्यों ना हो, लेकिन बंदूकों के आगे तो वह भी कुछ नहीं था। वहीं दूसरी तरफ अर्नव का चेहरा अभी भी बिल्कुल पहले की तरह शांत था और वह लगातार नकुल प्रताप को ही देखे जा रहा था। अर्नव नकुल प्रताप के लगभग सभी आदमियों को नज़रअंदाज करते हुए ना कोई प्रताप से कहता है, देखो मुझे बार बार अपनी बात दोहराने की आदत नहीं है, इसलिए जल्दी करो और अपने उस गॉडफादर को फ़ोन करके यहाँ बुलाओ। अभी तो मैं ये बात बड़े प्यार से कह रहा हूँ, लेकिन अगली बार बोलूँगा तो तुम्हारे चेहरे का नक्शा बिगड़ जाएगा। नकुल प्रताप ये देखकर हैरान था कि अपने ऊपर गन पॉइंट हुआ देखकर भी अर्नव अब तक इतना शांत है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इंसान इस तरह की सिचुएशन में भी इतना शांत कैसे रह सकता है।
यहाँ तक कि नकुल प्रताप अर्नव की आंखों में हल्का सा भी डर नहीं देख पा रहा था। अब नकुल प्रताप को भी अर्नव के इस एटीट्यूड की वजह से उसे डर लग रहा था। लेकिन नकुल प्रताप अभी भी फ़ोन करके यहाँ पर वसंत भाई को नहीं बुला सकता था, क्योंकि उसे इतना पता था कि वसंत भाई जब भी जहाँ पर जाते हैं तब वहाँ पर किसी न किसी की तो मौत होती है। लेकिन मरते वक्त कभी भी वसंत भाई यह नहीं देखे थे कि मरने वाला दुश्मन का आदमी है या फिर उनका ही। इसी कारण नकुल प्रताप वसंत भाई को यहाँ नहीं बुलाना चाहता था, और सामने वाले के एटीट्यूड से साफ पता चल रहा था कि वह वसंत भाई से भी नहीं डरेगा। लेकिन नकुल प्रताप को सबसे ज़्यादा डर इस बात का था कि सामने वाला अगर किसी बहुत बड़े परिवार से हुआ तो वसंत भाई उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए अब वह इस पूरे मामले को अपने तरीके से हैंडल करना चाहता था। वहीं अर्नव जब ये देखा है कि उसके बार बार समझाने पर भी नकुल प्रताप अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, तो वह नकुल प्रताप से कुछ नहीं कहता। वहीं दूसरी तरफ नकुल प्रताप अचानक से जमीन पर गिरा गिरा ही अर्नव को धमकी देते हुए कहता है, बच्चे तेरे अंदर थोड़ी सी जान क्या आ गई तो तू यहाँ अपने आप को ताकतवर समझ बैठा है। तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। मैं हूँ नकुल प्रताप, वसंत भाई का छोटा भाई। और तू क्या सोचता है तू मुझ पर हाथ उठाएगा और तू यहाँ से सही सलामत निकल जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये झज्जर है, यहाँ पर वसंत भाई का राज चलता है। अगर अपनी जान बचाना चाहता है तो बच्चे तेरे पास अभी भी मौका है। मेरे सामने घुटनों के बल बैठ जा और मुझसे अपने जीवन की भीख मांग। क्या पता मैं तेरी बातों से पिघल जाऊं और तुझे एक आसान मौत दे दूं। नकुल प्रताप की इस धमकी को सुनने के बाद अब अर्नव के दिमाग का फ्यूज उड़ गया था। जो आंखें अब तक बिल्कुल शांत थी, उन आंखों में अब नकुल प्रताप के लिए हल्का हल्का गुस्सा नजर आ रहा था। उन आंखों को देखकर साफ पता चल रहा था कि नकुल प्रताप ने अपनी लिमिट पर कर दी है, और उस लिमिट पर आ चुका है जिस लिमिट पर अर्नव को गुस्सा आता है। अर्नव इतने सारे हथियारबंद लोगों से कैसे बचेगा? क्या नकुल प्रताप की धमकी सुनने के बाद अर्नव नकुल प्रताप को जान से मार देगा? क्या नकुल प्रताप कॉल करके वसंत भाई को यहाँ पर बुलाएगा? एपिसोड 24 वसंत भाई कॉल रघु दादा। बच्चे तेरे अंदर थोड़ी सी जान क्या आ गई तो तू यहाँ अपने आप को सबसे ताकतवर समझ बैठा है। तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। मैं हूँ नकुल प्रताप, वसंत भाई का छोटा भाई। और तू क्या सोचता है तू मुझ पर हाथ उठाएगा और तू यहाँ से सही सलामत निकल जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये झज्जर है, यहाँ पर वसंत भाई का राज चलता है। अगर अपनी जान बचाना चाहता है तो बच्चे तेरे पास अभी भी मौका है। मेरे सामने घुटनों के बल बैठ जा और मुझसे अपने जीवन की भीख मांग। क्या पता मैं तेरी बातों से पिघल जाऊं और तुझे एक आसान मौत दे दूं। नकुल प्रताप की इस धमकी को सुनने के बाद अब अर्नव के दिमाग का फ्यूज उड़ गया था। जो आंखें अब तक बिल्कुल शांत थी, उन आंखों में अब नकुल प्रताप के लिए हल्का हल्का गुस्सा नजर आ रहा था। उन आंखों को देखकर साफ पता चल रहा था कि नकुल प्रताप ने अपनी लिमिट पार कर दी है, और वह उस लिमिट को पार कर चुका है जिस लिमिट पर अर्नव को गुस्सा आता है। अर्नव नकुल प्रताप को ऐसे देखता है जैसे वह उसे अभी कच्चा खा जाएगा। अर्नव बार बार नकुल को कह रहा था कि फ़ोन करके वसंत को यहाँ पर बुलाओ, लेकिन नकुल प्रताप तो यहाँ पर को अपनी ही ताकत की पीपनी बजा रहा था। उसे लग रहा था जैसे यहाँ पर उससे ताकतवर कोई भी नहीं है, और उसका सोचना गलत भी नहीं था, क्योंकि वह झज्जर के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन वसंत भाई का छोटा भाई था। लेकिन शायद आज उसका दिन खराब था जिस वजह से उसने किसी गलत इंसान के तार छेड़ दिए। नकुल प्रताप को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह जी वसंत भाई के नाम के ऊपर इतना उछल रहा है। अगर उस वसंत भाई को ये पता चल गया कि उसका छोटा भाई खुद अर्नव से पंगा लिए बैठा है, तो वह यहाँ पर आकर अपने छोटे भाई को खुद ही पीट पीट कर अपाहिज बना देगा। अर्नव के अब सब्र का बांध टूट चुका था, इसीलिए अब वह नकुल प्रताप को कुछ ना कहते हुए सागर की तरफ देखता है। वहीं दूसरी तरफ सागर जैसे ही अर्नव की आंखों में देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है। लेकिन अर्नव सागर की तरफ देखते हुए गंभीर आवाज में उसे ऑर्डर देते हुए कहता है, वसंत को फ़ोन करके जल्दी यहाँ पर आने को बोलो। मैं भी देखता हूँ कि वह यहाँ पर आने के बाद किसका साथ देगा, अपने इस बेकार भाई का या फिर मेरा। उसका यही फैसला अब ये तय करेगा कि वह झज्जर का अंडरवर्ल्ड डॉन बना रहेगा या नहीं। और हाँ, रंजीत राणा को भी फ़ोन करके यहाँ आने को बोलो। अगर दोनों में से कोई भी आने को मना करे तो बोल देना मैंने उन्हें बुलाया है। अगर फिर भी वह नहीं आए तो मैं खुद उनके पास जाऊँगा। और अगर एक बार मैं चला गया और फिर क्या होगा, इस बात का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। अर्नव के ऑर्डर ने सागर के शरीर में सिहरन दौड़ा दी थी। उसे अपनी कमर की रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ जब नकुल प्रताप अर्नव का इस तरह का ऑर्डर सुनता है तो वह जोर जोर से हंसने लग गया था, और वह अर्नव की तरफ देखते हुए कहता है, बच्चे मुझे नहीं पता तू कौन है और तूने की ड्रामा कंपनी से एक्टिंग सीखी है, लेकिन मानना पड़ेगा तेरी एक्टिंग है लाजवाब।
अगर तू फिल्मों में काम करता तो तू काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाता। लेकिन अफसोस तूने किसी गलत इंसान से पंगा ले लिया है, इसीलिए अब अपने अगले जन्म में ही एक्टर बनने के बारे में सोचना। नकुल प्रताप की इस बात को सुनने के बाद अर्नव अपनी खतरनाक निगाहों से नकुल प्रताप को देखता है और अपनी गहरी आवाज में उसे धमकाते हुए कहता है, चुप, एकदम चुप होकर। अब तूने अपने मुंह से एक शब्द भी निकाला तो मैं वसंत के आने तक का इंतजार नहीं करूंगा। तुझे उससे पहले ही यही मौत की नींद सुला दूंगा, फिर नर्क में जाकर करते रहना चप चप। अर्नव की धमकी सुनने के बाद नकुल प्रताप पूरी तरह से सहम गया था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि सामने मौजूद इस 20 साल के लड़के ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पैर में गोली मार दी थी। अगर वह चाहता तो उसी समय उसके सिर में गोली मारकर उसका मामला रफा दफा कर देता। वहीं अर्नव का ऑर्डर सुनने के बाद सागर अपना फ़ोन लेकर केबिन से बाहर जाता है। केबिन से बाहर आने के बाद सागर एक लंबी गहरी सांस लेता है और फिर वसंत भाई को फ़ोन मिला देता है। तकरीबन 2-3 रिंग के बाद दूसरी तरफ से फ़ोन उठा लिया जाता है। जैसे ही फ़ोन उठाया जाता है तो फ़ोन के दूसरी तरफ से एक गंभीर आवाज़ सुनाई देती है। हाँ बोलो सागर, क्या हुआ और तुमने मुझे इस समय फ़ोन क्यों किया? क्या कोई परेशानी है? अगर बात अर्नव से रिलेटेड है तो मैं पहले ही बताने देना चाहता हूँ कि मैंने कॉलेज के डायरेक्टर से बात कर ली है। वसंत भाई की बात सुन सागर तुरंत वसंत भाई को सब कुछ डिटेल में बताते हुए कहता है, भाई बात तो मास्टर अर्नव से रिलेटेड ही है, लेकिन यहाँ पर कॉलेज का कोई भी लफड़ा नहीं है, बल्कि इस समय तो हम इंडियन नेशनल बैंक में आए हुए हैं। मास्टर अर्नव यहाँ पर अपना काम बड़े ही आराम से कर रहे थे, लेकिन आपके छोटे भाई नकुल प्रताप भी इस समय इंडियन नेशनल बैंक में है और वह मैनेजर का साथ बैठे हुए थे और पता नहीं उनके दिमाग में क्या चुल उठी कि उन्होंने मास्टर अर्नव के आदमियों के बारे में उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। और मास्टर अर्नव ने नकुल की सारी बात सुन ली और उसकी बात सुनकर उन्हें गुस्सा आ गया, इसलिए उन्होंने केबिन के अंदर घुसकर नकुल के पैर में गोली मार दी। और इस कारण से नकुल भाई भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुके हैं और उनके बीच की बहस बढ़ती ही जा रही है। नकुल बार बार ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे मास्टर अर्नव का गुस्सा बढ़ रहा है, और जब मास्टर अर्नव ने उन्हें आपको बुलाने का ऑर्डर दिया तब उन्होंने मास्टर अर्नव की बात न मानकर अपने आदमियों से कहकर मास्टर अर्नव के ऊपर गन पॉइंट करवा दी। यहाँ तक कि उन्होंने मेरे ऊपर भी गन पॉइंट करवा दी थी। और इस समय मास्टर अर्नव ने आपको जल्द से जल्द यहाँ आने को बोला है और इस मैटर को सॉल्व करने को बोला है। और मास्टर अर्नव ने यह भी कहा है कि यहाँ पर आने के बाद आपका फैसला ही यह निर्धारित करेगा कि आप झज्जर के अंडरवर्ल्ड डॉन रहोगे या नहीं। वसंत भाई, आपको तो अच्छे से पता है कि हम रघु दादा की कितनी ज़्यादा इज्जत करते हैं, इसीलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला और आपको तुरंत यहाँ पर आने को कहा। सागर की पूरी बात सुनने के बाद फ़ोन के दूसरी तरफ मौजूद इंसान की आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। उस इंसान की राइट आंख पर एक गहरा घाव था और उसके राइट गाल पर भी एक कट का निशान लगा हुआ था। इस इंसान के बाल हल्के हल्के सफ़ेद हो रखे थे और इसके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि इस इंसान की उम्र लगभग 40 साल के करीब है। इस इंसान के राइट कान में एक बाली थी और इसकी गर्दन और छाती टैटू से भरी हुई थी। इस इंसान ने एक ब्राउन कलर की शर्ट डाल रखी थी जिसके ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे, जिससे इसकी चेस्ट साफ नजर आ रही थी। भले ही इस इंसान की उम्र 40 साल के करीब थी, लेकिन इसकी फिजिक अभी भी एक बॉडी बिल्डर के जैसी थी। इस इंसान के चेहरे पर सीरियस भाव थे, जिस वजह से इसके माथे पर लकीर नजर आ रही थी। सागर की बात सुनने के बाद वह इंसान अपनी आंखों में गुस्से की आग लिए सागर से कहता है, सागर, इस समय तुम सिर्फ और सिर्फ नकुल का ध्यान रखोगे, ध्यान रहे अर्नव उसे जरा सी भी चोट ना पहुंचा पाए। मैं अब तक सिर्फ रघु दादा की वजह से उसकी बात मान रहा था, लेकिन वह तो सर पर चढ़कर कान में मुत रहा है। उस लड़के के पंख निकल आए हैं, उन्हें काटना पड़ेगा। तुम 15 मिनट रुको, मैं अभी वहां पर आ रहा हूं। इतना कहने के बाद वसंत भाई फ़ोन रख देते हैं और तुरंत इंडियन नेशनल बैंक की तरफ रवाना हो जाते हैं। वही सागर वसंत भाई की आवाज़ में जानलेवा इरादे को महसूस कर पा रहा था। सागर को अच्छे से पता था कि अपने भाई के पैर में गोली लगने की बात से वसंत भाई को काफ़ी गुस्सा आ गया है, लेकिन सागर इस बात को नज़रअंदाज करते हुए रंजीत राणा को भी इंडियन नेशनल बैंक में आने को कह देता है। रंजीत राणा को जब पता चलता है कि अर्नव ने उसे इंडियन नेशनल बैंक में बुलाया है, तो वह बिना किसी हिचकिचाहट और बिना किसी सवाल के अपने आदमियों को लेकर तुरंत इंडियन नेशनल बैंक की तरफ रवाना हो जाता है। अर्नव की बताई गई दवाई की वजह से रंजीत राणा एक ही दिन में पहले से ज़्यादा ठीक हो गया था। हालांकि उसे अपनी पसली में अभी भी दर्द था, लेकिन यह इतना ज़्यादा नहीं था। अब वह नॉर्मल आराम से चल फिर सकता था। रंजीत राणा और वसंत भाई दोनों इंडियन नेशनल बैंक के लिए रवाना हो चुके थे। वसंत भाई रास्ते में ही अपना फ़ोन निकालकर किसी को फ़ोन मिलाते हैं। कहीं दूसरी तरफ रोहतक की जेल के अंदर रघु दादा का फ़ोन बजता है।
रघु दादा के बगल में मौजूद एक कैदी उनके फ़ोन को उठाता है और रघु दादा से कहता है, रघु दादा, वसंत भाई का फ़ोन है। उस कैदी की बात सुनने के बाद रघु दादा उस कैदी से बिना कुछ बोले अपना हाथ आगे कर देते हैं। वह कैदी तुरंत फ़ोन को रघु दादा के हाथ में दे देता है। रघु दादा कॉल को रिसीव करते हुए वसंत भाई से सीधा पूछते हैं, हाँ बोलो वसंत, क्या हुआ? तुमने मुझे इस समय फ़ोन क्यों किया? रघु दादा की आवाज़ सुन वसंत भाई, जो अब तक काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आ रहे थे, वह काफ़ी इज्जत और सम्मान के साथ उनसे कहते हैं, दादा मुझे नहीं पता आपने उस लड़के के परिवार की प्रोटेक्शन के लिए हमें क्यों कहा, लेकिन इस समय वह लड़का मेरे ही इलाके में मुझे चैलेंज कर रहा है। उसने मेरे भाई के पैर में गोली मार दी है। मैं अब उसी से मिलने जा रहा हूँ। अगर उसने मेरे सामने भी अपने दादागिरी दिखाने की कोशिश की ना, तो मैं उसे वही जान से मार दूंगा। मैं अब तक सिर्फ आपकी वजह से ही चुप हूँ, और आपने मुझे ये काम दिया था, इसी वजह से मैंने आपसे पूछना सही समझा, वरना मैं इस मामले को अपने तरीके से हैंडल करता। वसंत की बात सुनने के बाद रघु दादा एक पल के लिए कुछ नहीं कहते और फिर गहरी सांस छोड़ते हुए वसंत से कहते हैं, वसंत तुम्हें लगता क्या है, तुम आखिर हो कौन? तुम सिर्फ झज्जर और रोहतक के अंडरवर्ल्ड डॉन हो। क्या तुम्हें सच में लगता है तुम अपनी इस पोजीशन से तुम उस लड़के को जान से मर पाओगे? तुम्हें पता भी है उस लड़के के पीछे कौन है? उस लड़के ने सिर्फ उन लोगों की प्रोटेक्शन के लिए मुझे इन्फिनिटी पैटर्न कॉइन दे दिया था, और तुम्हें तो इस बारे में अच्छे से पता होगा अंडरवर्ल्ड में इन्फिनिटी पैटर्न कॉइन किन के पास होता है और उनके पीछे कितनी खतरनाक ताकत होती है। खैर उन्हें भी छोड़ो, जिस इंसान के पास इन्फिनिटी पैटर्न कॉइन है वह खुद कितना ज़्यादा ताकतवर होगा, क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है? और तुम्हें पता भी है वह कॉइन एक स्टूडेंट कॉइन है, और वह भी आचार्य इंद्र का। और तुम्हें तो अच्छे से पता है आचार्य इंद्र कितने खतरनाक है, और वह भी मुझे सिर्फ इसी वजह से जानते हैं क्योंकि मेरे गुरु उनके शिष्य रह चुके हैं, लेकिन मेरे गुरु भी कभी उनके स्टूडेंट नहीं बने। क्या तुम्हें इस बात का मतलब पता है? इसका मतलब है कि वह लड़का मेरे गुरु का भी सीनियर है, और खुद मेरे गुरु को भी उस लड़के को इज्जत देनी होगी। मेरी तो बात ही बहुत दूर है, और रही बात तुम्हारी, तो उनके सामने खड़े होने की हिम्मत भी मत करना, वरना मुझे ये तो नहीं पता तुम्हारी बंदूक की गोलियां उनका कुछ बिगाड़ पाएंगे या नहीं, लेकिन वह तुम्हारी झज्जर के अंडरवर्ल्ड डॉन की कुर्सी को तुमसे जरूर छीन लेगा। और यहाँ तुम्हारे भाई ने ही कोई उल्टी सीधी हरकत की होगी जिस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि जाकर अपने भाई को ही 2-3 थप्पड़ मारकर वापस घर ले आना, वरना फिर बाद में मुझे फ़ोन मत करना कि मैंने तुम्हें चेताया नहीं। रघु दादा इतना कहने के बाद बिना वसंत की बात सुन कॉल काट देते हैं। वही रघु दादा की बात सुन गाड़ी में बैठे वसंत के पैर कांप गए थे। वह जिस गुस्से में घर से बाहर निकाला था, उसका वह गुस्सा इस समय डर में बदल चुका था। क्या होगा जब रणजीत राणा और वसंत भाई दोनों एक साथ इंडियन नेशनल बैंक में पहुंचेंगे? अर्नव ने दोनों को बैंक में क्यों बुलाया है? दोनों के बैंक में आने के बाद अर्नव क्या फैसला लेगा? एपिसोड 25 यू आर क्रॉस द लिमिट। वह लड़का मेरे गुरु का भी सीनियर है, और खुद मेरे गुरु को भी उस लड़के को इज्जत देनी होगी। मेरी तो बात ही बहुत दूर है, और रही बात तुम्हारी, तो उनके सामने खड़े होने की हिम्मत भी मत करना, वरना मुझे ये तो नहीं पता तुम्हारी बंदूक की गोलियां उनका कुछ बिगाड़ पाएंगे या नहीं, लेकिन वह तुम्हारी झज्जर के अंडरवर्ल्ड डॉन की कुर्सी को तुमसे जरूर छीन लेंगे। और यहाँ तुम्हारे भाई ने ही कोई उल्टी सीधी हरकत की होगी जिस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि जाकर अपने भाई को ही 2-3 थप्पड़ मारकर वापस घर ले आना, वरना फिर बाद में मुझे फ़ोन मत करना कि मैंने तुम्हें चेताया नहीं। रघु दादा इतना कहने के बाद बिना वसंत भाई की बात सुन कॉल काट देते हैं। वही रघु दादा की बात सुन गाड़ी में बैठे वसंत के पैर कांप गए थे। वह जिस गुस्से में घर से बाहर निकाला था, उसका वह गुस्सा इस समय डर में बदल चुका था। उसके दिमाग में अभी भी रघु दादा की कही गई बातें घूम रही थी। उसे अब कहीं जाकर समझ में आया था क्यों रघु दादा ने उसे यह काम दिया था, ताकि वह अर्नव का कहा गया हर कार्य करने के बाद उसकी गुड बुक में आ सके। और अगर एक बार ऐसा हो जाता है तो वह झज्जर तो क्या पूरे हरियाणा का अंडरवर्ल्ड डॉन बन सकता है, लेकिन उसके खिलाफ जाकर वह हरियाणा तो क्या अपनी झज्जर के अंडरवर्ल्ड डॉन की कुर्सी को भी नहीं बचा पाएगा। उसे इस समय अपने छोटे भाई नकुल प्रताप के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। अगर आज उसका भाई अपनी जुबान को नहीं चलाता तो वह अर्नव के खिलाफ खड़ा नहीं होता। वह तो शुक्र है कि उसने रघु दादा को फ़ोन करके सारी बात बता दी थी, वरना वह तो अर्नव के खिलाफ खड़ा होकर अपना सब कुछ बर्बाद कर लेता। वह अर्नव की ताकत और रुतबे को समझ गया था। अब वह जल्द से जल्द जाकर अपने भाई को अर्नव के गुस्से से बचना चाहता था। अगर अर्नव को गुस्सा आ गया तो उसके भाई को बचाने वाला शायद ही हरियाणा में कोई और होगा।
इसलिए वह जल्द से जल्द इंडियन नेशनल बैंक पहुंचाना चाहता था। वही इंडियन नेशनल बैंक में मैनेजर के केबिन के अंदर अर्नव नकुल प्रताप को देख रहा था, जो इस समय अर्नव को खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। नकुल प्रताप जब ये देखता है कि सागर उसके भाई को कॉल करने के लिए जा चुका है, तो नकुल प्रताप अपने आदमियों को ऑर्डर देते हुए कहता है, मैं तुम सबको यह ऑर्डर देता हूं, जब तक भैया यहाँ नहीं आते तब तक तुम इस इंसान को नीचे जमीन पर गिरा दो और इसकी अच्छे से खातिरदारी करो। जरूरत पड़ने पर भले ही तुम इसे गोली मार देना। नकुल प्रताप का ऑर्डर सुन उसके सभी आदमी आगे बढ़ने लग जाते हैं। अर्नव ने भी नकुल प्रताप का ऑर्डर सुना था, इसलिए वह नकुल प्रताप की तरफ देखते हुए अपनी आवाज में बिना किसी इमोशन के कहता है, तुम अपनी लिमिट पार कर रहे हो नकुल प्रताप, और इसके बाद जो होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा। अर्नव की बात सुनने के बाद नकुल प्रताप चिल्लाते हुए कहता है, मैंने लिमिट पार कर दी, चल हट बे। लिमिट तो तूने पार की है, जो वसंत भाई के छोटे भाई के ऊपर हाथ उठाया तूने। रुक, तुझे अभी बताता हूँ मैं हूँ कौन। इतना कहना कल प्रताप अपने आदमियों की तरफ देखते हुए आंखों से इशारा करता है। नकुल प्रताप के इशारे को देख उसके सभी आदमी अर्नव को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। अब अर्नव भी नकुल प्रताप को कुछ नहीं कहना चाहता था, और वैसे भी लोग उसकी तरफ उसे मारने के लिए दौड़ रहे थे, और वह बातें करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। भले ही अर्नव की एक बंदूक को बैंक में आने से पहले जमा कर दिया था, लेकिन उसके पास अभी भी एक बंदूक थी जिससे उसने नकुल प्रताप की जांघ में गोली मारी थी। लेकिन किसी ने भी अर्नव के हाथ में बंदूक नहीं देखी थी, क्योंकि अर्नव ने इतनी तेजी से बंदूक निकली, लोड की और गोली चलाए और वापस अपने कमर के पीछे रख ली थी। इस हरकत में बस सभी को गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी थी। जब नकुल प्रताप के सभी आदमी अर्नव की तरफ आ रहे थे, तब अर्नव उन सभी की तरफ एक झलक देखता है, और फिर पलक झपकते के साथ अर्नव उन सभी 12 बॉडीगार्ड्स की जो हालत करता है, उसे देखकर सब हैरान हो गए थे। अर्नव को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह एक परफेक्ट ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट है। यहाँ तक कि उसके मूवमेंट को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह भारत की प्राचीन विधाओं का एक्सपर्ट है। उसकी हर मूवमेंट से हवा में जो दबाव उत्पन्न हो रहा था वह भी अद्भुत था। अर्नव की मूवमेंट इतनी फास्ट थी कि हवा भी कटती हुई महसूस हो रही थी। अर्नव का हर पंच और हर किक एक बड़े हथौड़े के समान लग रहा था। जो एक बार किसी इंसान को पड़ जाता था तो वह दोबारा नहीं उठ पा रहा था। 12 लोगों के साथ उसकी लड़ाई 5 मिनट में ही खत्म हो गई थी। अर्नव की इतनी खतरनाक ताकत को देखकर नकुल प्रताप काफी ज्यादा डर गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था उसके सामने मौजूद ये 20 साल का लड़का इतना ज्यादा ताकतवर होगा। उसे अच्छे से पता था कि उसके यह 12 लड़ाके उनकी स्कॉर्पियन गैंग के सबसे अच्छे तो नहीं, लेकिन बहुत ही काबिल लड़ाके थे। यह 12 लड़ाके 24 से 25 लड़ाकों के ऊपर भारी पड़ सकते हैं, लेकिन सामने वाले सिर्फ एक ने ही इन सभी को धूल चटा दी। नकुल प्रताप अर्नव से काफी ज्यादा डर चुका था। उसके हिसाब से सामने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि राक्षस है। वही मैनेजर इस समय डर के मारे थर-थर कांप रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आज उसके केबिन में 2 ऐसे इंसान भिड़ जाएंगे जिनमें से वह किसी को भी नाराज नहीं कर सकता है। इन दोनों इंसानों में से वह एक को तो जानता था, लेकिन दूसरे वाले को नहीं जानता था। लेकिन दूसरे वाले इंसान की ताकत को देखकर वह इतना समझ गया था कि दूसरे वाला इंसान भी कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है। जो इंसान वसंत भाई का नाम सुनने के बाद भी नहीं डर रहा, मतलब वह इंसान जरूर ही कोई बहुत बड़ी फिल्म है। नकुल प्रताप के सभी आदमियों को ठिकाने लगाने के बाद अर्नव नकुल प्रताप की तरफ देखता है। अर्नव की सिर्फ नज़रों ने ही नकुल प्रताप की रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा कर दी थी। इस समय नकुल प्रताप अर्नव से मन ही मन काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। वह इस समय मन में सिर्फ यही प्रार्थना कर रहा था कि उसका भाई यहाँ पर जल्द से जल्द आ जाए, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उसके भाई के आने के बाद कोई उसे हाथ भी नहीं लगा सकता। अर्नव जब नकुल प्रताप की आंखों में डर देखता है तो वह एक लंबी गहरी सांस छोड़ता है और नकुल प्रताप की तरफ देखते हुए गंभीर आवाज में कहता है, तुम्हारी जिंदगी मौत का फैसला तुम्हारे भाई के आने के बाद होगा। वह जो फैसला लेगा उस पर तुम्हारी जिंदगी निर्धारित की जाएगी। उसका सही फैसला तुम्हारी जिंदगी बचा भी सकता है और उसका गलत फैसला तुम्हें मौत की नींद भी सुला सकता है। दुआ करो तुम्हारा भाई जल्द से जल्द आ जाए और तुम्हारे लिए सही फैसला ले, वरना मेरे पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं है तुम्हें जिंदा रखने के लिए। अपनी बात कहने के बाद अर्नव सीधा जाकर मैनेजर की कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है। वही सागर बात करके जैसे ही केबिन के अंदर आता है और केबिन के अंदर की हालत देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है। 12 लड़ाके जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड थे, वे सभी अनाज की तरह इधर उधर बिखरे पड़े थे। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था उनमें से कोई भी होश में नहीं है। सभी बेहोशी की हालत में जमीन पर गिरे हुए हैं।
और जब उसकी नज़र अर्नव पर जाती है, जो बड़ी ही शांति से मैनेजर की कुर्सी पर बैठा नकुल प्रताप को देख रहा था। इस समय बैंक का मैनेजर भी अपनी टेबल के बगल में बड़ी ही शांति से खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर जो डर दिखाई दे रहा था वह छिप नहीं पा रहा था। सागर तुरंत नकुल प्रताप को देखता है। वह ये देखकर संतुष्ट हो जाता है कि नकुल प्रताप को कोई चोट नहीं आई है। तो वह एक लंबी गहरी सांस लेता है, क्योंकि उसे वसंत भाई से ऑर्डर मिला हुआ था कि नकुल को चोट नहीं आनी चाहिए। वही वह अपनी बात करके जैसे ही केबिन के अंदर आता है, तो उसे लगा था कि अभी भी नज़ारा पहला की ही तरह होगा, लेकिन अर्नव ने तो यहाँ का पूरा नज़ारा ही बदल रखा था। अर्नव ने तो नकुल के साथ रहने वाले वह 12 ट्रेंड बॉडीगार्ड्स को बंदूक निकालने तक का भी मौका नहीं दिया था। वह तो शुक्र है कि अर्नव ने उसके बॉडीगार्ड्स की तरह नकुल को भी नहीं पीटा, वरना वसंत भाई आकर जब ये देखते तो वह उसे यहीं पर ही गोली मार देते। आखिर क्या होगा वसंत भाई के यहाँ पर आने के बाद? क्या भाई के प्रेम की वजह से होंगे वसंत भाई अर्नव के खिलाफ खड़े, या फिर रघु दादा की बात को ध्यान में रखते हुए झुकाएंगे अर्नव के सामने अपना सर? एपिसोड 26 टू गैंगस्टर इन वन प्लेस। इस समय बैंक का मैनेजर भी अपनी टेबल के बगल में बड़ी ही शांति से खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर जो डर दिखाई दे रहा था वह छिप नहीं पा रहा था। सागर तुरंत नकुल प्रताप को देखता है। वह ये देखकर संतुष्ट हो जाता है कि नकुल प्रताप को कोई चोट नहीं आई है। तो वह एक लंबी गहरी सांस लेता है, क्योंकि उसे वसंत भाई से ऑर्डर मिला हुआ था कि नकुल को चोट नहीं आनी चाहिए। वही वह अपनी बात करके जैसे ही केबिन के अंदर आता है, तो उसे लगा था कि अभी भी नज़ारा पहला की ही तरह होगा, लेकिन अर्नव ने तो यहाँ का पूरा नज़ारा ही बदल रखा था। अर्नव ने तो नकुल के साथ रहने वाले वह 12 ट्रेंड बॉडीगार्ड्स को बंदूक निकालने तक का भी मौका नहीं दिया था। वह तो शुक्र है कि अर्नव ने उसके बॉडीगार्ड्स की तरह नकुल को भी नहीं पीटा, वरना वसंत भाई आकर जब ये देखते तो वह उसे यहीं पर ही गोली मार देते। सागर भले ही गर्म दिमाग का आदमी था, लेकिन उसे अच्छे से पता था कि किसी इंसान के सामने कब गुस्सा करना चाहिए, और उसे इतना भी पता था कि अगर कोई अर्नव के सामने अपनी कुछ ज़्यादा ही पीपनी बजाता है तो उसका क्या हाल होता है। इस समय उस केबिन का माहौल काफ़ी ज़्यादा टेंस था और कोई भी तेज़ी से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। इस समय नकुल प्रताप को भी समझ में आ गया था, उसका यहाँ पर चुप रहना ही सही रहेगा। भले ही वह वसंत भाई का ही भाई क्यों ना हो, लेकिन इस लड़के के सामने उसे अभी अपना मुंह बंद रखना था, वरना क्या पता सामने बैठा लड़का उसके सिर्फ बोलने का ही इंतजार कर रहा हो और उसके बोलने के साथ उसकी भी हालत उसके आदमियों की जैसी कर दे। लेकिन अर्नव का इस तरह का कोई भी इरादा नहीं था, बस वह वसंत से फेस टू फेस बातें करना चाहता था। इस समय जब अर्नव शांति से बैठा था, तो वह ये सोच रहा था कि इतनी छोटी सी बात पर उसे इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आया। अगर देखा जाए तो वह बात कुछ थी ही नहीं, लेकिन फिर भी अर्नव ने गुस्से में आकर नकुल प्रताप के पैर में गोली मार दी। उसे भी कहीं ना कहीं समझ में आ गया था कि लोगों के कमेंट सुनकर उसका गुस्सा काफ़ी तेज भड़क उठता है। जब अर्नव अपनी आंखें बंद करके इस बारे में सोच रहा था, तो उसे समझ में आता है कि जेल से आने के बाद वह कभी भी ढंग से अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं कर पाया है, और ना ही वह अपने दिमाग को शांत रखने के लिए अपने गुरु के द्वारा बताए गए मेडिटेशन को कर रहा है, और शायद इसी कारण उसका गुस्सा हर समय नाक पर चढ़ा रहता है। अब उसे समझ में आ गया था कि उसे अब आगे क्या करना है, इसीलिए वह उस मैनेजर की कुर्सी पर बैठा बैठा ही अपनी आंखें बंद करके अपने मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन करने लगता है, जिस वजह से धीरे धीरे करके उसका दिमाग शांत हो रहा था। अर्नव के चेहरे के हाव भाव बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे। तकरीबन 5 मिनट के बाद इंडियन नेशनल बैंक के बाहर 5 काले रंग की एसयूवी गाड़ियों का एक काफिला आकर रुकता है। उस काफिले के बीचों बीच एक काले रंग की लंबी BMW 6 सीरीज GT खड़ी थी, जिसकी कीमत लगभग 92 लाख है। उस गाड़ी के पीछे वाले दरवाजे से एक ब्राउन शर्ट पहने एक 40 साल की उम्र का इंसान उतरता है, जिसकी दाएं आंख पर एक गहरा घाव और उसी के नीचे उसके गाल पर कट लगा हुआ था। उस इंसान ने अपने छाती के ऊपर के 2 बटन खोल रखे थे, जिस वजह से उसकी छाती और गर्दन पर मौजूद टैटू दिखाई दे रहा था। उस इंसान ने अपने दाएं कान में एक बाली पहन रखी थी और उसके चेहरे पर हल्की दाढ़ी नजर आ रही थी। यह इंसान कोई और नहीं बल्कि झज्जर का जाना माना अंडरवर्ल्ड डॉन वसंत भाई था। लेकिन इस समय इस झज्जर के जाने माने अंडरवर्ल्ड डॉन के चेहरे पर हल्का डर नजर आ रहा था, लेकिन झज्जर के अंडरवर्ल्ड पर राज करने की वजह से यह इंसान अपने चेहरे के हाव भाव को अच्छे से छुपाना जानता था। यह इंसान गाड़ी से उतरने के बाद अपने तेज कदमों से बैंक के अंदर जाने लगता है। जब उस बैंक के अंदर मौजूद सभी लोग इस दृश्य को देखते हैं, तो कोई भी कुछ नहीं कहता, बस सभी लोग अपनी गर्दन झुकाकर अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। वहां पर मौजूद कोई भी इंसान इस इंसान की तरफ देखना भी नहीं चाहता था,
क्योंकि झज्जर में वसंत भाई का खौफ ऐसा था जैसे जंगल में शेर का। वसंत भाई के साथ उसके सभी आदमी उसके पीछे पीछे अपने हाथों में बंदूक लिए उसके पीछे जाने लगते हैं। वसंत भाई के पीछे उनके 20 आदमियों का जत्था चल रहा था। हालांकि वसंत भाई के 8 आदमी पहले ही बैंक के बाहर खड़े हो गए थे। वसंत भाई के पीछे चलने वाले सिर्फ 2 इंसानों ने ही अपने हाथ में राइफल पकड़ रखी थी, लेकिन उन दोनों के अलावा बाकी बॉडीगार्ड की कमर पर भी बंदूक टंगी हुई थी। इस समय पूरे बैंक में सन्नाटा छा गया था। अगर यहाँ पर एक पीन भी गिर जाती तो भी उसकी आवाज़ सभी को साफ सुनाई दे जाती। वसंत भाई तेजी से मैनेजर के केबिन की तरफ बढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ मैनेजर के केबिन में भी सन्नाटा छाया हुआ था। वहां पर मौजूद सभी लोग इस समय अर्नव को देख रहे थे, जो मैनेजर की कुर्सी पर बैठा अपनी आंख बंद किए मेडिटेशन कर रहा था। सभी लोग ये देखकर हैरान थे, जिस इंसान ने अभी थोड़ी देर पहले ही इस केबिन में हंगामा मचाया था वह इस तरह से शांत कैसे हो सकता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन अगले 1 मिनट के बाद वसंत भाई मैनेजर के केबिन के बाहर पहुंच गया था, और वह जैसे ही दरवाजे को खटखटाना वाला होता है तभी केबिन के अंदर से एक बहुत ही शांत आवाज़ सुनाई देती है, अंदर आ जाओ और अपने इन सभी आदमियों को बाहर ही रहने देना। उस आवाज़ को सुनने के बाद वसंत भाई काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके बिना कोई हरकत किए ही अंदर बैठे इंसान को उनकी मौजूदगी का एहसास हो गया। अब तो उन्हें पूरा का पूरा विश्वास हो गया था कि अंदर मौजूद इंसान सच में आचार्य इंद्र का डायरेक्ट स्टूडेंट है, क्योंकि आचार्य इंद्र ही एकमात्र ऐसे आचार्य थे जो किसी को इस तरह से परफेक्ट बन सकते थे। अर्नव को उसके आचार्य इंद्र के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था, और अगर कोई उसे बता दे कि उसके आचार्य इंद्र कौन है तो सच में उसके पैरों के ताले से ज़मीन खिसक जाएगी। लेकिन इन बातों से दूर वसंत भाई उस आवाज़ को सुनने के बाद बिना किसी देरी के केबिन का दरवाज़ा खोलता है और अंदर चला जाता है। अंदर जाने के तुरंत बाद उसकी आंखें सबसे पहले अर्नव के ऊपर जाती है, जो इस समय मैनेजर की कुर्सी पर किसी संत की तरह बैठा था। वसंत भाई जब अर्नव के चेहरे और उसकी कम उम्र को देखते हैं तो उन्हें उस पर शक नहीं होता, बल्कि वह तो उसके चेहरे के तेज को देखकर ही समझ गए थे कि अर्नव कोई छोटा मोटा फाइटर नहीं है, बल्कि वह एक अलग ही लीग का फाइटर है। वसंत भाई अब समझ गए थे कि उसे क्या करना है। वह अपने भाई को बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए उसके बगल से निकल जाते हैं और अर्नव के सामने जाकर कमर तक झुक जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नकुल प्रताप जब अपने भाई को देखता है तो उसके चेहरे पर खुशी नजर आई थी, लेकिन जब वह अपने भाई को इस 20 साल के लड़के को इतना आदर सम्मान देते देखता है तो वह हैरान हो गया था। उसे तो लगा था कि उसका भाई आएगा और उसकी इस आदत का बदला इस लड़के से लेगा, लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और था। उसका भाई खुद इस 20 साल के लड़के के सामने झुक रहा था। वही सागर भी अचानक से वसंत भाई की इस हरकत को देखकर हैरान था। फ़ोन पर तो उसे लगा था कि वसंत भाई यहाँ पर आएंगे और अर्नव को सीधा जान से मार डालेंगे, लेकिन यहाँ पर तो कहानी ही कुछ और चल रही थी। जब केबिन के अंदर सब लोग इस दृश्य को देखकर हैरान हो रहे थे तभी बैंक के बाहर एक और गाड़ियों का काफिला आकर रुकता है, लेकिन इस बार गाड़ियों का काफिला 4 गाड़ियों का नहीं बल्कि 10 से 12 गाड़ियों का था, और सभी गाड़ी काले रंग की स्कॉर्पियो और थार थी। लेकिन उन सारी गाड़ियों के सबसे आगे एक मॉडिफाइड फॉर्च्यूनर लेजेंडर थी। इस समय वहां पर खड़ी किसी जोटे के जैसी लग रही थी। भले ही वह गाड़ी वहां पर खड़ी गाड़ियों से सस्ती थी, लेकिन वह सभी गाड़ियां इस गाड़ी के सामने किसी बच्चे के जैसी लग रही थी। उस फॉर्च्यूनर के अंदर से एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक बॉडी बिल्डर वाला इंसान नीचे उतरता है। उसके चेहरे पर मौजूद दाढ़ी मूंछ उस इंसान को और ज़्यादा डरावना लुक दे रही थी। उस इंसान के चेहरे पर किसी भी तरह का कोई भी कट या फिर टैटू नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उस इंसान की आंखें किसी बाज के जैसी थी। उस इंसान की बॉडी ऐसी थी कि उसके पहने हुए कपड़ों को फाड़कर बाहर निकलने को हो रखी थी। उस इंसान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जिम में जाकर वह इंसान सीधा डंबल खा जाता होगा। उस इंसान का रंग थोड़ा सांवला था और उसके होठों में एक सिगरेट दबी हुई थी। उस इंसान के बालों के स्टाइल और दाढ़ी की वजह से वह इंसान के जैसा नहीं बल्कि एक खतरनाक जानवर के जैसा लुक दे रहा था। उस इंसान के पीछे उसी के जैसे दिखने वाले बॉडी बिल्डर जैसे इंसान उसके पीछे चल रहे थे। उनके हाथों या कमर पर किसी भी तरह की बंदूक या हथियार नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वह खतरनाक गुंडे थे। बैंक में मौजूद सभी लोग जैसे ही बैंक के अंदर उन खतरनाक बॉडी बिल्डरों के जैसे गुंडों को देखते हैं तो उनके गले सूख जाते हैं। वहां पर मौजूद लोगों को इतना डर तो वसंत भाई से भी नहीं लगा था जितना डर इस खतरनाक इंसान को देखकर लग रहा था। इस इंसान की खतरनाक बॉडी किसी भी इंसान के अंदर डर पैदा कर सकती थी। यह इंसान कोई और नहीं बल्कि रंजीत राणा था।
रंजीत राणा अपने आदमियों के साथ सीधा मैनेजर के केबिन की तरफ बढ़ने लग जाता है। केबिन के बाहर वसंत भाई के आदमी अपने हाथों में हथियार लिए खड़े थे, लेकिन वह जैसे ही सामने से आते हुए रंजीत राणा को देखते हैं तो खुद उनके पसीने छूट जाते हैं। रंजीत राणा भी केबिन के बाहर हथियारबंद लोगों को देखकर हैरान था, लेकिन वह बिना झिझके आगे बढ़ता है। वसंत भाई का एक आदमी रंजीत राणा को रोकने के लिए उसे कुछ कहता उससे पहले ही रंजीत राणा अपने बड़े से भारी हाथ को उस इंसान के चेहरे पर रखते हुए उसे साइड में कर देता है। रंजीत राणा की फिजिकल फोर्स से वह इंसान लगभग लड़खड़ाकर जमीन पर गिरने को हो गया था। खुद रंजीत राणा भी अपनी इस बढ़ी हुई ताकत को देखकर हैरान था। वह समझ गया था कि यह असर अर्नव की दी हुई उस जड़ी बूटी का है। वह ये सोचकर हैरान था कि अभी तक उसने उस जड़ी बूटी को ढंग से पूरी तरह से लिया भी नहीं था, और अभी से ही उसकी ताकत इस कदर बढ़ गई थी। लेकिन रंजीत राणा अपना हाथ दिखाकर अपने सभी आदमियों को बाहर रुकने को बोल देता है और खुद केबिन का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। वह जैसे ही अंदर की दृश्य को देखता है तो वह अंदर के दृश्य को देखकर खुद हैरान था। बाहर उन हथियारबंद लोगों को देखकर रंजीत राणा पहले ही समझ गया था कि केबिन के अंदर वसंत भाई होगा, इसलिए वह ज़्यादा हैरान नहीं होता, बल्कि वह सीधा अर्नव के सामने जाता है और अपनी गर्दन झुकते हुए कहता है, मास्टर अर्नव, आपने मुझे यहाँ बुलाया, मेरे लिए कोई ऑर्डर है? वसंत भाई जब अपने बगल में मौजूद रंजीत राणा की बॉडी को देखते हैं तो एक पल के लिए वह खुद भी डर जाते हैं। वसंत भाई ने रंजीत राणा को 2-3 सालों से नहीं देखा था, लेकिन फिर भी रंजीत राणा का शरीर वसंत भाई से डबल था और वह वसंत भाई से ज़्यादा खूंखार और ताकतवर लग रहा था। वसंत भाई ये देखकर भी हैरान था कि रंजीत राणा जैसा खतरनाक इंसान अर्नव के सामने अपनी गर्दन झुकते हुए उसे मास्टर अर्नव कहकर बुला रहा है। इसका मतलब साफ था कि रंजीत राणा अर्नव के लिए काम करने लग चुका है। अब वसंत भाई को और ज़्यादा डर लग रहा था, कहीं उसके भाई के चलते अर्नव उसे झज्जर के अंडरवर्ल्ड की कुर्सी से हटाकर रंजीत राणा को ना बैठा दे। अगर ऐसा हो जाता है तो वसंत भाई का पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। वही रंजीत और वसंत के सामने आने के बावजूद भी अर्नव अपनी आंखें नहीं खोलता। वह अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए बैठा था, लेकिन अगले ही पल अर्नव अपना मुंह खोलते हुए कहता है, वैसे रंजीत, मानना पड़ेगा, तुम अभी पूरी तरह से ठीक हुए भी नहीं हो और अभी से ही तुम्हारी ताकत पहले से डबल हो गई है। वैसे अब जाकर मुझे पता चल रहा है कि तुम्हारा शरीर एक खास तरह का शरीर है। तुम्हारी चोट तो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, तो मैं तुम्हें एक गाइडेंस दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम उसके लिए मन लगाकर अभ्यास करोगे। रंजीत राणा से इतना कहने के बाद अर्नव एक गहरी सांस लेता है और अपनी आंखें खोलता है। अपनी आंखें खोलने के बाद वह वसंत भाई की तरफ देखता है। आखिर अर्नव वसंत भाई से क्या बात करेगा? क्या वसंत भाई अपने छोटे भाई नकुल प्रताप को बचा पाएगा? क्या अर्नव वसंत भाई को झज्जर के अंडरवर्ल्ड डॉन की कुर्सी से उतार देगा? एपिसोड 27 टीच हिम। वैसे रंजीत, मानना पड़ेगा, तुम अभी पूरी तरह से ठीक हुए भी नहीं हो और अभी से ही तुम्हारी ताकत पहले से डबल हो गई है। वैसे अब जाकर मुझे पता चल रहा है कि तुम्हारा शरीर एक खास तरह का शरीर है। तुम्हारी चोट तो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, तो मैं तुम्हें एक गाइडेंस दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम उसके लिए मन लगाकर अभ्यास करोगे। रंजीत राणा से इतना कहने के बाद अर्नव एक गहरी सांस लेता है और अपनी आंखें खोलता है। अपनी आंखें खोलने के बाद वह वसंत भाई की तरफ देखता है। वसंत भाई को देखने के बाद अर्नव अपनी शांत आवाज में कहता है, तो तुम हो वसंत भाई जिसका झज्जर में नाम गूंजता है। तुम तो झज्जर के जाने माने सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन हो, तो तुम मेरे सामने सर झुकाए क्यों खड़े हो? मैंने तुम्हारे भाई के पैर में गोली मारी है, इसका बदला नहीं लोगे तुम मुझसे? चलो मुझे भी दिखाओ तुम्हारे झज्जर के अंडरवर्ल्ड डॉन होने की थोड़ी बहुत ताकत। अर्नव की बात सुनने के बाद वसंत भाई का गला सूख गया था। वसंत भाई अच्छे से समझ रहा था कि अर्नव उसके भाई को लेकर उसके ऊपर टोंट मार रहा है, लेकिन इस समय बसंत भाई की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अर्नव की तरफ आंख उठाकर भी देख ले। वह अर्नव की इस बात का जवाब देते हुए बड़ी ही शांति से कहता है, मास्टर अर्नव, आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैं सिर्फ एक छोटा सा मामूली गुंडा हूँ। मैं आपके जैसे लोगों को नाराज कैसे कर सकता हूँ? भले ही झज्जर में मौजूद सभी लोग मुझसे डरते हैं, लेकिन मैं इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं हूँ कि आपके सामने खड़ा हो सकूँ। और रही बात मेरे भाई की, तो मुझे लगता है कि उसी ने पहले कोई गलती की होगी, और अगर आपने उसको बिना किसी गलती के मारा है तो इसमें ज़रूर ही कोई सीख छुपी होगी। वसंत भाई की बात सुनने के बाद आरव एक गहरी सांस छोड़ते हुए वसंत भाई की तरफ देखते हुए बिना किसी इमोशन के कहता है, वैसे मानना पड़ेगा, तुम बातें काफ़ी अच्छी कर लेते हो। तुम्हारे बातों के तरीके से पता चल रहा है तुम्हारा टेम्पर थोड़ा हाई रहता है। वैसे तुम जिस पोजीशन पर हो उस पोजीशन पर ऐसा टेम्पर होना भी चाहिए।
तुम्हारे काम से मैं काफ़ी खुश हूं कि तुमने झज्जर को काफ़ी अच्छी तरीके से संभाल रखा है। बस अपने आदमियों से यह बोल दो कि तुम्हारा नाम का गलत फ़ायदा ना उठाएं, वरना। उद्धरण चिन्ह। इतना कहने के बाद अर्नव अपने शब्दों की मशीन पर लगाम लगा देता है। लेकिन वसंत भाई अर्नव की बात के मतलब को अच्छे से समझ गए थे और उन्हें यह भी पता चल गया था कि वरना के आगे कौन से शब्द लगने वाले हैं। लेकिन इस समय वह खुश था क्योंकि अर्नव गुस्से में नहीं था और वह उसे सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ रहा है। वरना क्या पता अगर उसका दिमाग फिर जाता तो यहीं पर वसंत भाई की कब्र खोद देता और वसंत भाई कुछ भी नहीं कर पाते। जमीन पर गिरा नकुल प्रताप जब अर्नव के शब्द सुनता है तो वह अपना थूक निगल लेता है। उसे अच्छे से पता था कि जिस इंसान के सामने उसका बड़ा भाई जो झज्जर के अंडरवर्ल्ड पर राज करता है वह अपनी गर्दन नहीं उठा पा रहा है, तो सच में सामने वाले का बैकग्राउंड काफ़ी खतरनाक होगा। लेकिन बस अब वह यही सोच रहा था, आखिर सामने वाले की पृष्ठभूमि क्या है। जो इंसान हरियाणा के दूसरे जिलों के अंडरवर्ल्ड डॉन के सामने अपना सीना तानता है, वह इंसान इस समय इतना लाचार क्यों महसूस कर रहा है। कहीं ना कहीं उसे अर्नव से डर भी लग रहा था और वह अर्नव के बारे में जानने के लिए इच्छुक भी था। लेकिन नकुल प्रताप जमीन पर गिरा गिरा अर्नव के सामने मौजूद रंजीत राणा को देख रहा था। रंजीत राणा की खतरनाक बॉडी देखकर नकुल प्रताप खुद काफ़ी ज़्यादा डर गया था और जब वह ये देखता है कि इसके जैसा खतरनाक इंसान जब अर्नव के सामने अपनी गर्दन झुका रहा है तो सामने मौजूद ये 20 साल का लड़का आखिर है कौन। नकुल प्रताप अब तक जिस रंजीत राणा के बारे में बातें कर रहा था, अब रंजीत राणा के सामने आने के बाद वह रंजीत राणा को पहचान भी नहीं पा रहा था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी रंजीत राणा को नहीं देखा था, बस अपने बड़े भाई वसंत भाई के मुंह से उसके बारे में सुना था। वसंत भाई के आने के बाद कुछ ही देर में सारा मैटर सॉल्व हो जाता है। इस समय बैंक मैनेजर थर थर कांप रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आज उसके बैंक में एक ऐसा इंसान आया है जिसने वसंत भाई जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन को अपने सामने झुका दिया। जो इंसान अपनी ताकत से पूरे झज्जर को हिला सकता था, वह इंसान आज खुद किसी के सामने झुक रहा है। ये सच में काफ़ी डरा देने वाला दृश्य था। सारा मामला सेटल होने के बाद अर्नव रंजीत राणा की तरफ देखते हुए कहता है, रंजीत, आज से तुम वसंत के साथ रहोगे और वसंत से सीखोगे कि आखिर एक जिले को कैसे संभाला जाता है। आगे चलकर शायद तुम्हें भी मेरे लिए कुछ ऐसा काम करना पड़ जाए, इसीलिए पहले ही तैयारी शुरू कर दो। अर्नव की बात सुनने के बाद रंजीत राणा के चेहरे पर तो मुस्कान आ जाती है, लेकिन वसंत भाई के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। उसे लग रहा था शायद अर्नव उसे झज्जर के अंडरवर्ल्ड डॉन की कुर्सी से उतारने वाला है। वही अर्नव भी समझ गया था कि वसंत क्या सोच रहा है, इसीलिए वह वसंत को थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए कहता है, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी कुर्सी को किसी को नहीं सौंपने वाला। मैं तो बस रंजीत को बताना चाहता हूं कि एक तहसील को संभालने और एक जिले को संभालने में कितना अंतर आता है, और अभी से ही एक जिले को संभालने के बारे में ये सीख जाएगा तो इसके लिए बेहतर रहेगा, वरना क्या पता आगे चलकर यह किस पोजीशन पर होगा। डायरेक्ट वर्ल्ड कप खेलने से बेहतर तो यही है कि वह कुछ प्रैक्टिस और टेस्ट मैच खेल ले। और हाँ, तुम भी से सिखाने में कमी मत छोड़ना, इसे ये भी सिखाना कि हर कार्य सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से भी किए जाते हैं। वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि रंजीत बहुत जल्दी अडैप्ट कर लेगा। अपनी बात कहने के बाद अर्नव मैनेजर की कुर्सी से खड़ा होता है और मैनेजर की तरफ देखते हुए बड़ी ही शांति से कहता है, आइए बैठिए अपनी कुर्सी पर, तभी से आपकी कुर्सी पर बैठा हूँ। टोका क्यों नहीं आपने मुझे। अर्नव की बात सुनने के बाद मैनेजर अपने डरे हुए चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाता है, लेकिन वह उसे कुछ कहता नहीं। और वैसे भी वह कहता भी क्या, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ कहने की। इसके बाद अर्नव उस हेल्प डेस्क वाली लड़की की तरफ देखते हुए कहता है, एक्सक्यूज़ मी मैम, क्या आप मैनेजर के साइन लेंगे जो मेरा अकाउंट ओपन हो जाए। वैसे भी यहाँ पर मेरा समय काफ़ी बर्बाद हो गया। अर्नव की बात सुन वह लड़की तुरंत अपनी गर्दन हिलाते हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स मैनेजर की तरफ कर देती है। मैनेजर तुरंत समझ गया था कि उसे क्या करना है, इसीलिए वह एक पल की भी देरी किए बिना तुरंत उन सभी पेपर्स पर साइन कर देता है और खुद अर्नव के अकाउंट को ओपन करता है और रंजीत चोपड़ा के अकाउंट में मौजूद उसके सभी पैसे अर्नव के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। अर्नव के दूसरे अकाउंट में 3,84,20,000 थे, रंजीत चोपड़ा के अकाउंट में 10 करोड़ थे। इन दोनों के टोटल मिलाकर अब अर्नव के नए बैंक अकाउंट में 13,84,20,000 रुपये हो गए थे। जेल जाने से पहले अर्नव इतनी बड़ी रकम के बारे में सोच भी नहीं सकता था, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद अब जाकर उसे पता चला था कि असल मायने में पावर क्या होती है। यह पावर ही आपके समाज में इज्जत और रुतबे को तय करती है। अर्नव को अब धीरे धीरे इस पावर का नशा होना शुरू हो गया था।
लेकिन उसे अच्छे से पता था कि एक बार अगर उसे इस पावर का नशा पूरी तरह से हो गया तो वह अपना सब कुछ बर्बाद कर देगा और उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन उसकी जिंदगी में अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जिनसे वह बेहद प्यार करता था, और वह थे उसके मम्मी पापा और उसकी छोटी बहन। भले ही उनके बीच में कितनी ही दूरियां क्यों ना हो जाए, लेकिन रहेंगे तो वह उसके सगे ही। इसलिए अर्नव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी बहन और उसके पिता उसके बारे में क्या सोचते हैं। वही भाई बैंक में सारा काम होने के बाद अर्नव वापस घर की तरफ चल पड़ता है। आज का दिन सच में उसके लिए काफ़ी लंबा रहा था, लेकिन इस बार वह सागर के साथ न जाकर बल्कि अपनी बहन के लिए खरीदी गई उस एक्टिवा पर घर जा रहा था। लेकिन उस एक्टिवा के पीछे पीछे सागर अर्नव को फॉलो कर रहा था। अर्नव के जाने के बाद वसंत भाई और रंजीत राणा भी एक दूसरे से कुछ बातें करके वहां से जाने लगते हैं। वसंत भाई बाहर आकर जब रंजीत राणा के आदमियों को देखते हैं तो वह खुद भी हैरान रह गए थे, क्योंकि रंजीत राणा का हर आदमी किसी बॉडी बिल्डर से कम नहीं लग रहा था। वसंत भाई अपने छोटे भाई नकुल प्रताप को गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाते हैं। वही रंजीत राणा भी अपने आदमियों के साथ वहां से चला जाता है। सभी के बैंक से जाने के बाद बैंक मैनेजर राहत की सांस लेता है और उस मैनेजर की कुर्सी पर बैठता है। उसकी आंखों के सामने अभी भी वह दृश्य घूम रहा था जब अर्नव ने बिना किसी हिचकिचाहट के रंजीत राणा के भाई नकुल प्रताप के पैर में गोली मारी थी। पहले तो उसे ये लगा था कि शायद अब अर्नव नहीं बचेगा, लेकिन ये किसने सोचा था कि जैसे ही समय आगे बढ़ेगा तो सब कुछ पलट जाएगा। उस बैंक के मैनेजर ने वसंत भाई को तो देख रखा था, लेकिन कभी भी रंजीत राणा को नहीं देखा था। लेकिन जब आज उसने रंजीत राणा को अपनी आंखों के सामने देखा तो उसे पता चला क्यों मैटनहेल के लोग रंजीत राणा को खूंखार जानवर कहकर बोलते हैं, क्योंकि वह सच में एक खूंखार जानवर के जैसा था। अगर उसका सच में किसी जानवर के साथ कंपैरिजन किया जाए तो वह गोरिल्ला होगा, जिसके पास ताकत भरपूर मात्रा में होती है। और जिस हिसाब से रंजीत राणा का शरीर था उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसके शरीर में भी ताकत कूट कूट कर भरी हुई होगी। वहीं अस्पताल जाते हुए नकुल प्रताप अपने भाई वसंत की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, भाई क्या आप मुझे बता सकते हैं आखिर वह लड़का था कौन जिसके सामने आप भी अपनी गर्दन झुका रहे थे? क्या वह लड़का सच में इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आपके जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन को अपने सामने झुका सके? नकुल प्रताप की बात सुनने के बाद अब तक शांत बैठा हुआ वसंत भाई अपनी आंखें खोलता है और नकुल प्रताप की तरफ देखते हुए गंभीर आवाज में उसे कहता है, नकुल अभी तुम उस इंसान की पृष्ठभूमि के बारे में ना ही जानो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे से तुम जब भी उस इंसान से मिलोगे तो तुम उसके साथ अदब से पेश आओगे। तुम बस ये सोच लो कि वह हमारा गॉडफादर है। अगर उसका हाथ तुम्हारे सिर पर पड़ गया तो तुम्हारी तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता। और रही बात में उस इंसान के सामने अपनी गर्दन क्यों झुक रहा था, तो सुनो, अगर यहाँ पर हरियाणा के सभी जिलों के अंडरवर्ल्ड डॉन आ जाए तो वह सभी भी उस इंसान के सामने अपनी गर्दन झुका लेंगे। लेकिन अगर उनमें से किसी ने भी अपनी गर्दन उठाने की कोशिश की तो उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग हो जाएगी। ये है उस इंसान की ताकत। अगर यहाँ पर रघु दादा या फिर उनके गुरु भी यहाँ होते तो वह भी उसके सामने अपने गर्दन झुकाने से खुद को नहीं रोक पाते। तुम्हें ये तो पता होगा कि रघु दादा के गुरु कितने ज़्यादा पावरफुल है। वह इतने ज़्यादा ताकतवर है कि बंदूक की गोली की हमले से भी बच सकते हैं, लेकिन यह इंसान गुरु जी को एक पल में हरा सकता है। ये है इस इंसान की ताकत। अब उम्मीद करता हूं कि तुम इस इंसान से आगे से कभी भी नहीं उलझोगे। अगर कभी भी इस इंसान को तुम्हारी कोई भी ज़रूरत पड़े तो बिना सोचे समझे मदद कर देना। इस इंसान ने अपनी पहचान छुपा रखी है, मतलब यह इंसान कोई छोटा मोटा नहीं है। अगर इस इंसान की पहचान उजागर हो जाए तो इंडिया के साथ साथ बहुत से देशों में भी हड़कंप मच सकता है। बस यह इंसान इतनी जल्दी लोगों के सामने आना नहीं चाहता। अपने भाई के द्वारा कही गई इन बातों को सुनकर नकुल प्रताप अब सारा मामला समझ रहा था। आखिर उसके भाई जैसा अंडरवर्ल्ड डॉन भी उस 20 साल के लड़के के सामने अपनी गर्दन क्यों झुका रहा है। उसे अच्छे से पता था कि रघु दादा के गुरु, जिनको सभी गुरुजी कहकर बुलाते हैं, वह कितने ज़्यादा पावरफुल है। अगर वह इंसान तक इस इंसान के सामने अपनी गर्दन झुकाता है तो मतलब इस इंसान की पहचान गुरुजी से भी बड़ी है। लेकिन फिर भी वह अपने भाई से अर्नव के बारे में जानने के लिए एक बार और पूछता है, भाई मुझे पता है आप मुझे उस इंसान की असली पहचान तो नहीं बताएंगे, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत तो हिंट दे ही सकते हो। मैं वादा करता हूं कि कभी भी किसी को भी इनके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। नकुल प्रताप की बात सुनने के बाद वसंत भाई उसकी आंखों में देखने लग जाते हैं। जब वसंत भाई ये देखते हैं कि नकुल प्रताप अर्नव के बारे में जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है और उसे लग रहा था कि अगर वह अपने भाई को नहीं बताएगा तो कहीं उसका छोटा भाई अर्नव की जासूसी न करने लग जाए
और अगर दोबारा से नकुल अर्नव के हाथों लग गया तो उसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। इसलिए वह सोच लेता है कि वह नकुल को थोड़ी हिंट देगा, जिससे नकुल प्रताप अर्नव के बारे में जानने के लिए इतना उतारू नहीं होगा। इसीलिए वह एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए नकुल प्रताप से कहते हैं, नकुल तुम बस इतना जान लो कि उस इंसान का संबंध पर्पल टावर और पर्पल मैनर से है। आखिर क्या है ये पर्पल टावर और पर्पल मैनर? क्या अर्नव को इस बारे में कुछ पता है? क्या नकुल प्रताप इस बारे में जानने के बाद भी अर्नव की रियल आइडेंटिटी जानने की कोशिश करेगा? एपिसोड 28 सरप्राइज फॉर सिस्टर। नकुल प्रताप की बात सुनने के बाद वसंत भाई उसकी आंखों में देखने लग जाते हैं। जब वसंत भाई ये देखते हैं कि नकुल प्रताप अर्नव के बारे में जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है, और उसे लग रहा था कि अगर वह अपने भाई को नहीं बताएगा तो कहीं उसका छोटा भाई अर्नव की जासूसी न करने लग जाए, और अगर दोबारा से नकुल अर्नव के हाथों लग गया तो उसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। इसलिए वह सोच लेता है कि वह नकुल को थोड़ी हिंट देगा, जिससे नकुल प्रताप अर्नव के बारे में जानने के लिए इतना उतारू नहीं होगा। इसीलिए वह एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए नकुल प्रताप से कहते हैं, नकुल तुम बस इतना जान लो कि उस इंसान का संबंध पर्पल टावर और पर्पल मैनर से है। नकुल प्रताप जैसे ही वसंत भाई के मुंह से पर्पल टावर और पर्पल मैनर के बारे में बात सुनता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसके माथे से पसीना बहाना शुरू हो गया था और उसका शरीर भी ठंडा पड़ रहा था। नकुल प्रताप को अब कहीं जाकर अर्नव की ताकत और रुतबे का अंदाजा हुआ था। अगर किसी इंसान का पर्पल टावर या फिर पर्पल मैनर में से किसी एक से भी थोड़ा सा संबंध होता है तो उसे वीआईपी का दर्जा दिया जाता है। अंडरवर्ल्ड के लोगों के लिए पर्पल टैबलेट भयानक सपने के जैसा है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में पर्पल टावर को टॉप पर रखा जाता है। ये भी कहा जाता है कि पर्पल टावर अंडरवर्ल्ड की दुनिया के आधे से ज़्यादा अंडरवर्ल्ड माफियाओं को कंट्रोल करता है। पर्पल टावर को अंडरवर्ल्ड की रॉयल फैमिली भी बोल सकते हैं, क्योंकि अंडरवर्ल्ड में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वह पर्पल टावर से दुश्मनी मोल ले सकें। जहां पर पर्पल टावर अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करता है, वही पर्पल मैनर बिजनेस वर्ल्ड को कंट्रोल करता है। जहां पर अंडरवर्ल्ड में छोटा सा छोटा गुंडा भी पर्पल टावर के बारे में जानता होगा, वहीं दूसरी तरफ पर्पल मैनर है, जिसके बारे में एक देश के बड़े बड़े अरबपति ही जान सकते हैं। पर्पल मैनर बिजनेस वर्ल्ड में एक ऐसी वेल है जो समंदर की गहराई में बिल्कुल शांत तैरती है। इसके बारे में ऊपर वाली मछलियों को कानों कान तक खबर नहीं होती कि नीचे कोई ऐसा भी तैर रहा है जो उन सबको कंट्रोल कर रहा है और जिसके इशारे पर वह सभी चल रही हैं। अगर एक देश के अरबपति शार्क है तो पर्पल टावर वह वेल है जिसको देखकर वह शक भी डरती हैं। पर्पल मैनर एक बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप है जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून शामिल है। एक बार तो ये खबर भी आई थी कि पर्पल मैनर पूरी दुनिया के 150 से ज़्यादा देशों के बिजनेस वर्ल्ड को कंट्रोल करता है, और उस लिस्ट में उन सभी देशों के नाम भी शामिल थे। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि उस लिस्ट में भारत का नाम शामिल नहीं था। हालांकि पर्पल मैनर के बहुत से लोगों ने भारत के बिजनेस वर्ल्ड को अपने कंट्रोल में करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन भारत का बिजनेस वर्ल्ड बहुत ज़्यादा एलेबोरेट था, और ऐसा इसलिए क्योंकि जहां पर दूसरे देशों में एक बिजनेसमैन का किसी तरह से किसी गैंगस्टर के साथ लिंक होता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं था, क्योंकि जिस बिजनेसमैन का नाम चारों तरफ फैला हुआ होता है वह खुद ही किसी न किसी तरह से अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ होता है। और भारत में ऐसा होना संभावित भी है कि जिस इंसान का बिजनेस चल रहा है वह खुद ही किसी तरह से अंडरवर्ल्ड का डॉन हो। जहां पर दूसरे देशों में बिजनेस वर्ल्ड और अंडरवर्ल्ड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वहीं भारत में बिजनेस वर्ल्ड और अंडरवर्ल्ड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए ही नहीं बल्कि वह एक ही चीज़ है। और भारत में अभी भी प्राचीन समय से कुछ ऐसी छिपी हुई ताकत रह रही है जो भारत पर खतरा आने से पहले ही उन्हें खत्म कर देती हैं। जहां पर दूसरे देशों में हथियारों को दिखाकर काम बन जाता था, वहीं भारत में अभी भी कुछ ऐसी भी विद्याएं थीं जिनके सामने यह आधुनिक हथियार भी काम नहीं करते थे। और इन्हीं ताकतों की वजह से ही पर्पल मैनर कभी भी भारत के बिजनेस वर्ल्ड को कंट्रोल नहीं कर पाया, और ना ही पर्पल टावर भारत के अंडरवर्ल्ड को। वहीं वसंत भाई की बात सुनने के बाद नकुल प्रताप बिल्कुल शांत होकर बैठ गया था। वहीं दूसरी तरफ अर्नव वसंत और नकुल प्रताप की बातों से बिल्कुल अनजान अपनी बहन की नई स्कूटी को लिए घर की तरफ जा रहा था। अपने घर पहुंचने के बाद अर्नव स्कूटी को घर के अंदर ही पार्क कर देता है। जब अर्नव की मम्मी अर्नव को स्कूटी से उतरता देखती है तो वह अर्नव से पूछती है, अर्नव बेटा ये स्कूटी किसकी है और आज तू जिस काम के लिए गया था वह पूरा हो गया? अपनी मम्मी के इस सवाल को सुनने के बाद अर्नव स्कूटी की चाबी को अपनी उंगली में घुमाते हुए अपनी मम्मी के पास जाता है और मुस्कुराते हुए उन्हें कहता है, हाँ मेरा काम बन गया और मुझे एक अच्छी पोस्ट पर भी रख लिया गया है। अब हमें पैसों की कभी भी तंगी नहीं होगी, और जैसे ही आज मेरी जॉब लगती है
तो मुझे एक प्रोजेक्ट भी दे दिया गया था जिसकी एडवांस पेमेंट मुझे आज ही दे दी। और जब मुझे एडवांस पेमेंट मिल ही गई तो मैंने सोचा तो क्यों ना सलोनी के लिए एक स्कूटी ही खरीद लेता हूँ। इससे उसे कॉलेज में आने जाने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। और मैंने सलोनी और अपना एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी करवा लिया है। सलोनी को बचपन से ही इंजीनियर बनना था तो मैंने उसका एडमिशन बीटेक में करवा दिया। और कॉलेज यहाँ से ज़्यादा दूर है तो इसलिए मैंने उसके लिए स्कूटी भी खरीद ली। अर्नव की बात सुनने के बाद उसकी मम्मी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। लेकिन फिर भी वह अर्नव को समझाते हुए कहती है, बेटा आज ही तेरी नौकरी लगी और आज ही तूने इतने ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए। तुझे पैसों को सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। पैसे कोई पेड़ पर नहीं लगते हैं, उन्हें कमाने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। इसीलिए आगे से फिजूल खर्ची करने से पहले 100 बार सोचना। अपनी मम्मी की बात सुनने के बाद अर्नव के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई थी। उसे अच्छे से पता था कि उसके परिवार वालों की हालत क्या है और वह एक समय में एक एक पैसों के लिए मोहताज हुए हैं, इसीलिए उन्हें पैसों की कदर अच्छे से पता है। लेकिन अर्नव को अभी यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी मम्मी को ये कैसे बताएं कि अब उन्हें पैसों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास अब करोड़ों रुपए आ चुके हैं। लेकिन फिर भी वह अपनी मम्मी को समझाते हुए कहता है, मम्मी अब मेरी नौकरी लग गई है ना, तो अब तुम में से किसी को भी पैसों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरा बॉस भी काफ़ी अच्छा है और कुछ ही दिनों में मेरा मिला हुआ प्रोजेक्ट भी पूरा हो जाएगा, जिससे प्रोजेक्ट कंपटीशन बोनस भी मुझे प्राप्त होने वाला है। और तुम यकीन नहीं करोगी, मेरे बॉस ने पूरा 8 लाख का प्रोजेक्ट मुझे दे दिया है, जिसमें से आज मुझे 2 लाख एडवांस मिले थे। इसीलिए कह रहा हूँ, अब आप में से किसी को भी पैसों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर खड़े खड़े ही बातें करते रहेंगे या फिर अंदर जाकर सलोनी को भी उसका गिफ्ट दे दिया जाए। अर्नव की बात सुनने के बाद उसकी मम्मी अर्नव की प्रगति पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। अर्नव की बात सुनकर वह समझ गई थी कि अब उनकी ज़िंदगी संवरने वाली है। वही अर्नव अपनी मम्मी के साथ घर के अंदर चला जाता है, जहाँ पर इस समय उसके पिता जगदीश और उसकी छोटी बहन सलोनी खाना खा रहे थे। अर्नव अपने चेहरे पर हल्की स्माइल के साथ सलोनी के पास जाता है और उसके पास स्कूटी की चाबी रखते हुए बड़े ही प्यार से कहता है, छोटी तेरे लिए एक छोटा सा गिफ्ट, बता कैसा लगा। सलोनी इस समय सोफे पर बैठी अपने फ़ोन में देखकर खाना खा रही थी। वह जैसे ही अर्नव की बात सुनती है तो अपने बगल में रखी हुई स्कूटी की चाबी को देखकर वह हैरान हो जाती है। वह अर्नव से कुछ कहती उससे पहले ही अर्नव अपने चेहरे पर हल्की स्माइल के साथ कहता है, आज मैं इंटरव्यू देने गया था तो मेरी नौकरी लग गई और आज ही के दिन मुझे एक प्रोजेक्ट मिल गया था जिसकी एडवांस पेमेंट मुझे दी गई थी। तो सोचा क्यों ना तेरे लिए एक अच्छी सी स्कूटी ही क्यों ना ले लूँ। इससे तेरा स्टैंड पर खड़े होकर बस का इंतज़ार करने का समय बचेगा। और हाँ, मैंने तेरा GITM कॉलेज में बीटेक में एडमिशन करवा दिया है। कल से तू कॉलेज भी जा सकती है और हाँ, अपने उस पुराने कॉलेज को छोड़ देना। अर्नव की बात सुनने के बाद सलोनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। ये वही सलोनी थी जो अर्नव के जेल से बाहर आने के बाद सीधे मुंह उससे बात भी नहीं करती थी और जो अर्नव को ही दोषी समझती थी। वह लड़की आज अर्नव के द्वारा गिफ्ट दिए जाने से काफ़ी खुश थी, लेकिन अर्नव को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे फ़र्क पड़ता था कि बस उसकी बहन उसके गिफ्ट से खुश हो चुकी है। अर्नव की बात सुनकर अर्नव के पिता जगदीश भी उसे ज़्यादा कुछ नहीं कहते और चुपचाप अपना खाना खाने लग जाते हैं। अर्नव के पापा जगदीश अर्नव से इसलिए गुस्सा रहते थे क्योंकि अर्नव की वजह से उनकी बेटी सलोनी अपनी मर्जी से कोर्स नहीं ले पाए और उसी की वजह से उसे सरकारी कॉलेज में जाना पड़ रहा था। लेकिन अर्नव की आज की बातें सुनकर उनके दिल में अर्नव के प्रति जो गुस्सा था वह कम हो गया था। हालांकि मुझे पता था कि उसके बेटे अर्नव को अमीर परिवार के लोगों ने जानबूझकर फंसाया है, लेकिन अब अर्नव को वापस सही लाइन पर आते देखकर उसके पिता खुश थे। वही आज के पूरे दिन की भागा दौड़ी की वजह से अर्नव सीधा खाना खाकर तुरंत अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह अर्नव की आंख उसके फ़ोन की रिंगटोन से खुलती है। अर्नव के पास अभी भी वही पुराने जमाने वाला कीपैड का फ़ोन था। अर्नव जैसे ही अपना फ़ोन उठाकर फ़ोन करने वाले के नाम को पढ़ता है तो वह सिर्फ यही कहता है, अब सुबह सुबह इसको क्या काम आ गया। आखिर अर्नव को फ़ोन मिलाने वाला है कौन? क्या अर्नव और उसके परिवार के बीच अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या अर्नव अपने मम्मी पापा को कभी बता पाएगा कि वह किस लाइन में आगे बढ़ चुका है? एपिसोड 29 चौधरी फैमिली इज़ पावरफुल। अगले दिन सुबह अर्नव की आंख उसके फ़ोन की रिंगटोन से खुलती है। अर्नव के पास अभी भी वही पुराने जमाने वाला कीपैड का फ़ोन था। अर्नव जैसे ही अपना फ़ोन उठाकर फ़ोन करने वाले के नाम को पढ़ता है तो वह सिर्फ यही कहता है, अब सुबह सुबह इसको क्या काम आ गया। अर्नव को फ़ोन करने वाला इंसान वसंत भाई था। अर्नव अपने बिस्तर पर बैठते हुए कॉल उठाता है और सीधा वसंत भाई से पूछता है, हाँ
बोलो वसंत, क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह क्यों फ़ोन किया? अर्नव की आवाज़ सुनने के बाद वसंत को ऐसा लगता है जैसे इतनी सुबह सुबह फ़ोन करके उसने अर्नव को इरिटेट कर दिया है। लेकिन वह तुरंत अर्नव से कहता है, मास्टर, मामला चौधरी परिवार का है। सागर से पता चला था कि आपने सागर को ऑर्डर देकर हर्ष चौधरी को पिटवा दिया था। अब चौधरी परिवार का फैमिली हेड उत्कर्ष चौधरी मुझसे अब इस बारे में एक्सप्लेनेशन मांग रहा है। उत्कर्ष चौधरी मेरे आदमी सागर को अच्छे से जानता था, इसीलिए जब उन्होंने शोरूम के अंदर की वीडियो देखी तो वह डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं और उत्कर्ष चौधरी मुझे धमकी दे रहा है, या तो मैं आपको उसके हवाले कर दूं या फिर मैं अपने झज्जर के अंडरवर्ल्ड साम्राज्य को बर्बाद होते देखूं। और चौधरी परिवार के हर्ष चौधरी के कहने पर उस शोरूम में काम करने वाली उस सेल्स गर्ल का किडनैप हो चुका है और उन्होंने मुझे एक ऐसी वीडियो भेजा है जिसे देखकर मुझे अब चौधरी परिवार के लोगों से घिन आ रही है। वसंत की बात सुनने के बाद अर्नव गहरी सांस छोड़ते हुए अपने बिस्तर से खड़ा हो जाता है और कमरे से बाहर आकर अपने घर की छत पर टहलते हुए वसंत से कहता है, क्या चौधरी परिवार सच में इतना पावरफुल है जो तुम्हें धमकी दे रहे हैं? तुम तो झज्जर का अंडरवर्ल्ड डॉन हो, फिर अब ये क्या हो रहा है? और क्या चौधरी परिवार के पास सच में इतनी ताकत है जो वह तुम्हारे इस साम्राज्य को खत्म कर सकें? अर्नव की बात सुनने के बाद वसंत एक गहरी सांस छोड़ता है। इस समय वह काफ़ी गंभीर हो चुका था, लेकिन उसकी आवाज़ में परेशानी साफ सुनी जा सकती थी। वसंत अर्नव से कहता है, मास्टर, झज्जर के पांचों बड़े परिवार में फैमिली की सिर्फ एक ब्रांच है। कोहली परिवार ही ऐसा है जो झज्जर की ओरिजिनल फैमिली है, लेकिन इस परिवार की ताकत इन सभी परिवारों की मैं फैमिली के जितनी है। इसीलिए बहुत बार मुझे भी इनसे इज्जत से बात करनी पड़ती है, फिर भले ही लोग मुझे झज्जर के अंडरवर्ल्ड डॉन कहकर बुलाते हो, लेकिन फिर भी कई बार मुझे इनसे सुनना पड़ जाता है। मुझे इन फैमिली से कोई डर नहीं लगता, बस मुझे इनकी मैं ब्रांच से डर लगता है। वसंत की पूरी बात सुनने और समझने के बाद अर्नव अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए कहता है, मतलब जो दिखता है वह है नहीं, और जो है वह दिखता नहीं। चलो कोई नहीं, वैसे भी अब इस खूनी दुनिया में उतर ही चुके हैं, तो अब हाथ तो खून से रंगने ही पड़ेंगे। वैसे अंडरवर्ल्ड डॉन काफ़ी खतरनाक पहचान है आपकी। एक काम करो, रंजीत को इनके पास भेजो। अगर वे रंजीत की बात मान जाते हैं तो ठीक, वरना फिर मुझे अपने तरीके पर आना पड़ेगा। और हाँ, जो चौधरी परिवार ने तुम्हें वीडियो भेजी है वह मुझे भी तो भेजो, आखिर मैं भी तो देखूं ये चौधरी परिवार कितना गिर सकता है। वसंत अर्नव की बातों में छुपे टोंट को अच्छे से समझ गया था। वह तो अर्नव की नज़रों में अच्छा बनना चाहता था, लेकिन यहाँ पर तो अर्नव की नज़रों में उसकी इज्जत गिरती ही जा रही है। अगर ऐसे ही चला रहा तो कुछ दिन और वह उसकी अंडरवर्ल्ड डॉन की पोजीशन से हटा दिया जाएगा। अर्नव की बातें सुनकर उसका चेहरा थोड़ा उतर गया था, लेकिन इस समय उसे चौधरी परिवार के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि चौधरी परिवार की वजह से ही उसकी इज्जत अर्नव के सामने गिरी है। उसका मन तो कर रहा था कि वह अभी इसी वक्त चौधरी परिवार जाकर सभी को जान से मार दे, लेकिन अगले ही पल उसे चौधरी परिवार के पीछे के मुख्य परिवार का ख्याल आ जाता है, जिस वजह से वह सिर्फ दांत पीसते रह जाता है। वह अपने हाथ को तेजी से सिर पर रगड़ते हुए गुस्से को शांत करता है और फिर वह अर्नव को वह वीडियो भेजना चाहता है, लेकिन वह ये देखकर हैरान था कि अर्नव का नंबर व्हाट्सएप पर लिंक नहीं है। जब वह ये देखता है तो उसे काफ़ी अजीब लगता है। वह दोबारा अर्नव को फ़ोन मिलता है। अर्नव दोबारा से वसंत का फ़ोन देखकर हैरान था, लेकिन वह वसंत का फ़ोन उठा लेता है और वसंत से कहता है, हाँ वसंत बोलो, अब क्या हुआ? जिस पर वसंत थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, मास्टर, वो आपका मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पर शो नहीं कर रहा। वसंत की बात सुनने के बाद अर्नव अपने कान से अपना फ़ोन हटाता है और अपने फ़ोन को देख अपना मुंह खोलते हुए सांस छोड़ देता है, लेकिन वह दोबारा से कान पर फ़ोन लगाते हुए वसंत से कहता है, सागर से कहना कि जब वह मुझे पिक करने आए तो एक अच्छा सा फ़ोन लेकर आ जाएगा और तुम और रंजीत चोपड़ा क्लब के हेडक्वार्टर पहुंचो, वहां पर हम इस चौधरी परिवार के बारे में बात करेंगे। अर्नव की बात सुनने के बाद वसंत भाई कहते हैं, ओके मास्टर। वसंत से बात करने के बाद अर्नव अपनी छत पर खुली हवा में 10-15 मिनट तक मेडिटेशन करता है। इसके बाद अर्नव नहा धोकर नीचे खाना खाने आता है। अर्नव ने आज काले रंग का कुर्ता पजामा पहना था। अर्नव के गोरे रंग पे काले रंग का कुर्ता पजामा उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव और हैंडसम बना रहा था। अर्नव जब खाना खा रहा था तो उसकी बहन सलोनी उससे पूछती है, भैया कल आपने बताया था कि आपने भी कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो क्या आप भी मेरे साथ चलने वाले हैं? सलोनी की बात सुनने के बाद अर्नव अपने मुंह के निवाले को खाने के बाद उसकी तरफ देखता है और फिर उसे कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, मुझे ऑफिस में कुछ काम है, काम करने के बाद ही मैं आऊँगा।
अगर कॉलेज में कोई दिक्कत आती है तो तुम मुझे फ़ोन कर सकती हो। हमारे ऑफिस के बॉस की कॉलेज के डायरेक्टर से जान पहचान है। अर्नव की बात सुनने के बाद उसकी बहन सलोनी उसकी तरफ से हैरानी से देखते हुए कहती है, मतलब आपने हम दोनों के एडमिशन के लिए अपने बॉस से बात की थी? सलोनी के इस सवाल पर अर्नव सिर्फ अपनी गर्दन हिला देता है। अर्नव की हाँ सुनने के बाद अब जाकर सलोनी को पता चला था कि इतने बड़े कॉलेज में और मिड टर्म में बिना एग्जाम के उसका एडमिशन हो गया। अपने भाई की बात सुनने के बाद सलोनी को लगता है कि उसके भाई का बॉस कोई बहुत ही पावरफुल इंसान है। लेकिन फिर उसका ख्याल आता है आखिर उसका भाई जॉब क्या करता है। इसीलिए वह अपने भैया से पूछती है, भैया जब आप बता रहे हैं कि आपके कहने पर आपके बॉस ने हमारा एडमिशन करा दिया और इतने पैसे भी आपको एडवांस में दे दिए, तो शायद आपकी पोस्ट भी उस कंपनी में बड़ी पोजीशन पर होगी। तो क्या आप बताएंगे कि आप किस पोजीशन पर जॉब करते हैं? अर्नव को लगा नहीं था कि उसकी बहन इतना कुछ भी सोच लेगी और उससे डायरेक्ट ये सवाल पूछ लेगी। लेकिन अर्नव भी एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए अपनी बहन की तरफ देखते हुए उसे कहता है, दिमाग तो खूब चलता है तेरा, मेरे बॉस बहुत ही बड़े आदमी है। वह दिल्ली कंपनी में नहीं आ सकते हैं, उनके काफ़ी बड़े बड़े बिजनेस हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे उनकी कंपनी में एक्टिंग प्रेसिडेंट बना रखा है। अब तो पता चल गया ना तुझे मैं क्या काम करता हूँ। अपने भाई की बात सुनने के बाद सलोनी अपना खाना छोड़ते हुए अपने भाई को हैरानी से देखने लग जाती है और फिर इसी हैरानी के साथ वह अपने भाई से दोबारा से पूछ पड़ती है, क्या आप सच में उसे कंपनी के एक्टिंग प्रेसिडेंट हो? जिस पर अर्नव दोबारा से अपनी गर्दन हिला देता है। अपनी बेटी को इतना ज़्यादा हैरान होते देखकर अर्नव के पापा जगदीश जी और मम्मी मीना जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें एक्टिंग प्रेसिडेंट के बारे में कुछ नहीं पता था, आखिर यह किस तरह की नौकरी होती है। लेकिन अपनी बेटी के हैरानी भरे चेहरे को देखकर वह इतना तो समझ गए थे कि शायद ये कोई बड़ी ही अच्छी पोस्ट की नौकरी है। जगदीश जी अपनी बेटी से पूछे बिना रह नहीं पाते, बेटा सलोनी क्या तू मुझे भी बताएगी आखिर यह एक्टिंग प्रेसिडेंट होता क्या है? जगदीश जी की बात सुनने के बाद मीना जी भी सलोनी की तरफ देखने लग जाती है। वह भी जानना ना चाहती थी आखिर यह एक्टिंग प्रेसिडेंट होता क्या है। अपने मम्मी पापा को अपनी तरफ ऐसे देखा देखकर सलोनी गहरी सांस छोड़ते हुए उन्हें बताती है, मम्मी पापा अगर किसी कंपनी में इस तरह की पोस्ट होती है तो इसका मतलब कि उसकी कंपनी का जो मालिक है वह बहुत ही बड़ा और रईस आदमी है, जो अपनी कंपनियों में रोज नहीं जा पाता। वह बस अपने हेडक्वार्टर में बैठकर अपनी सभी कंपनियों को कंट्रोल करता है। उस आदमी को बोला जाता है प्रेसिडेंट या चेयरमैन, और अगर इन शब्दों के आगे एक्टिंग लग जाता है तो इसका मतलब कि वह इंसान उनके लिए उन कंपनियों को संभालते हैं। जैसे भैया अब एक्टिंग प्रेसिडेंट है तो मतलब भैया अपने बॉस के लिए उस पूरी कंपनी को संभाल रहे हैं। मतलब कि उस कंपनी में उनसे ऊपर कोई भी नहीं है, बस छोड़कर भाई के उस बॉस को जिसने कंपनी को खरीदा है। सलोनी की बात सुनने के बाद उसके मम्मी पापा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें भी समझ में आ गया था कि उनका बेटा किस बड़ी पोस्ट पर बैठा है। इसका मतलब कि उनका बेटा जिस कंपनी में काम करता वह पूरी कंपनी उनके बेटे की ही थी। मीना जी अपने बेटे की इस प्रगति से काफ़ी खुश थी, यह उनके चेहरे से भी दिखाई दे रहा था। यहाँ तक कि जगदीश जी भी अब अर्नव को प्रेम भरी नज़रों से देख रहे थे। उन्हें भी समझ में आ रहा था कि जेल से आने के बाद उनके बेटे में बहुत बदलाव आए हैं। लेकिन वह अर्नव के साथ किए गए अपने पिछले बर्ताव को लेकर थोड़े मायूस थे। लेकिन वह खुश थे कि अब उनका बेटा प्रगति कर रहा है। अगर शायद उनका बेटा ऐसे ही मेहनत करते हुए लगातार काम करता रहता है तो एक दिन वह बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। अर्नव भी अपनी मम्मी पापा की आंखों में अपने प्रति प्रेम देखकर खुश था, जिस वजह से उसके चेहरे पर भी हल्की स्माइल आ जाती है। और फिर वह अपना खाना खत्म करके गांव के अड्डे की तरफ जाने लगता है। भाई सलोनी भी अपना खाना खत्म करके अपनी नई स्कूटी में बैठकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। गांव वाले जब सलोनी को नई स्कूटी पर बैठकर जाते हुए देखते हैं तो सब हैरान थे। सलोनी भी गांव वालों की हैरानी देखकर मन ही मन खुश हो रही थी। उसे काफ़ी दिनों के बाद इतना अच्छा महसूस हुआ था। पहले वह भी अर्नव के प्रति ज़्यादा अच्छा नहीं सोचती थी, लेकिन अब जब उसे पता चलता है कि उसका भाई उन सभी के लिए कितनी मेहनत कर रहा है तो उसके दिल में भी अर्नव के लिए सम्मान बढ़ गया था। अड्डे से सलोनी के जाने के 5 मिनट बाद वहां पर एक नीले रंग की मर्सिडीज आकर रुकती है। आरव तुरंत मर्सिडीज के अंदर बैठ जाता है। अर्नव के बैठने के बाद सागर जो कि ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ था वह अपने बगल से एक थैली को उठाते हुए अर्नव को दे देता है। अर्नव तुरंत से ले लेता है, उसे पता था कि इसके अंदर क्या है। अर्नव जैसे ही उसके अंदर की चीज़ को बाहर निकालता है तो अर्नव के हाथ में एक सील पैक मोबाइल फ़ोन का बॉक्स था। वह बॉक्स सैमसंग कंपनी के गैलेक्सी S24 अल्ट्रा का बॉक्स था।
अर्नव का फ़ोन टाइटेनियम ब्लैक और 512 गीगाबाइट वेरिएंट था, जिसकी कीमत 1,40,000 है। इसके बाद अर्नव उस फ़ोन को निकालकर उसके अंदर अपनी सिम डाल लेता है और जिस चीज़ की उसे ज़रूरत थी वह उसे डाउनलोड करके अपने मोबाइल को पूरी तरह से सेट कर लेता है। मोबाइल फ़ोन के सेट होने के तुरंत बाद उसके फ़ोन पर फ़ोन आता है। आखिर अर्नव को फ़ोन करने वाला इंसान कौन होगा? अर्नव कब तक अपने मम्मी पापा से अपनी सच्चाई छुपाएगा? क्या उसके मम्मी पापा को कभी उसकी सच्चाई के बारे में पता चलेगा? आखिर अर्नव पर्पल टावर और पर्पल मैनर से किस तरह से जुड़ा हुआ है? एपिसोड 30 किडनैपिंग। अर्नव तुरंत उस थैले को ले लेता है। उसे पता था कि इसके अंदर क्या है। अर्नव जैसे ही उसके अंदर की चीज़ को बाहर निकालता है तो अर्नव के हाथ में एक सील पैक मोबाइल फ़ोन का बॉक्स था। वह बॉक्स सैमसंग कंपनी के गैलेक्सी S24 अल्ट्रा का बॉक्स था। अर्नव का फ़ोन टाइटेनियम ब्लैक और 512 गीगाबाइट वेरिएंट था, जिसकी कीमत 1,40,000 है। इसके बाद अर्नव उस फ़ोन को निकालकर उसके अंदर अपनी सिम डाल लेता है और जिस चीज़ की उसे ज़रूरत थी वह उसे डाउनलोड करके अपने मोबाइल को पूरी तरह से सेट कर लेता है। मोबाइल फ़ोन के सेट होने के तुरंत बाद उसके फ़ोन पर फ़ोन आता है। इस समय रवि का फ़ोन आया था। अर्नव रवि के कॉल को देखकर तुरंत उठा लेता है। फ़ोन के दूसरी तरफ से रवि की थोड़ी घबराई हुई आवाज़ सुनाई देती है। मास्टर। रवि को इस तरह से घबराते हुए देखकर अर्नव तुरंत से शांत करते हुए कहता है, रवि शांत रवि। अर्नव की बात सुनने के बाद रवि जैसे तैसे करके लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने आप को किसी तरह से शांत करता है। रवि के शांत होने के बाद अर्नव उससे पूछता है, रवि अब बताओ ऐसी कौन सी बात हो गई जिस वजह से तुम इतना ज़्यादा घबरा गए? अर्नव की इस बात को सुनने के बाद रवि दोबारा से अपनी लंबी लंबी गहरी सांसें लेता है और उन्हें छोड़ता है और फिर वह अपने दिल को मजबूत करते हुए अर्नव को बताता है, मास्टर सलोनी बहन के पीछे चौधरी परिवार के आदमी लगे हुए हैं। सीसीटीवी से आपकी इमेज निकालकर चौधरी परिवार के लोगों ने आपकी डिटेल निकाली है और उन लोगों को जैसे ही आपकी फैमिली के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत सलोनी बहन के पीछे अपने आदमी लगा दिए। उन्होंने सलोनी बहन के ऊपर हमला तो किया था लेकिन हमारे आदमियों ने उन्हें रोक लिया। लेकिन उस वारदात में हमारे आदमी काफ़ी घायल हो गए हैं। लेकिन चौधरी परिवार की इस हरकत के बाद हमने आपकी मम्मी पापा की तो सिक्योरिटी बढ़ा दी, लेकिन इस समय सलोनी के पास उनकी सिक्योरिटी के लिए वहां पर हमारा कोई भी आदमी मौजूद नहीं है। रवि की बात सुनने के बाद अर्नव की पकड़ अपने फ़ोन पर मजबूत हो जाती है। अर्नव को विश्वास नहीं हो रहा था चौधरी परिवार इतनी तेजी से रिएक्ट करेगा और शायद उसकी बहन को किडनैप करवाने की हरकत भी हर्ष चौधरी के कहने पर ही चौधरी परिवार कर रहा है। और हर्ष चौधरी को एक बार देखने के बाद ही अर्नव को पता चल गया था कि वह किस तरह का इंसान है और वह उसकी बहन को किडनैप करके क्या करना चाहता था। इस बारे में सोच कर अर्नव का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसके दूसरे हाथ की मुट्ठी भी कस गई थी। उसे इस समय चौधरी परिवार के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा था और उसके इस गुस्से की वजह से उसकी आंखें एकदम खून की जैसी लाल होने लग गई थी। यहाँ तक कि अर्नव की कमर पर मौजूद वह ट्राइबल टैटू हल्के लाल रंग की रोशनी में जलते हुए अपनी शेप चेंज कर रहा था। धीरे धीरे उसका टैटू उसकी कमर पर फैलते हुए एक दहाड़ते टाइगर में बदल जाता है। अर्नव की आंखें भी गुस्से में लाल होने लग गई थी। वह अपनी ठंडी और भारी आवाज़ में रवि को ऑर्डर देते हुए कहता है, वसंत को फ़ोन करके मेरी बहन की सिक्योरिटी बढ़ाओ और उन्हें कह देना 5 मिनट के अंदर ही मुझे चोपड़ा क्लब के हेडक्वार्टर में मिले। इतना कहने के बाद अर्नव कॉल रख देता है और फिर अपने फ़ोन को सीट पर गिरते हुए गुस्से में कहता है, सागर तेज चलो। अर्नव की आवाज़ सुन सागर अपने थूक को निगलते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। सागर से यह बात कहने के बाद अर्नव गुस्से में बड़बड़ता है, चौधरी परिवार इस बार तुमने गलत इंसान के ऊपर हाथ डाला है। मैं उनमें से हूँ जो हाथ को उखाड़ देता है। तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही ताकतवर समझ रहे हो। लगता है अब तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी पड़ेगी। अगर एक बार के लिए तुम मुझ पर हमला करते तो मैं शायद तुम्हें छोड़ देता, लेकिन तुम लोगों ने मेरे परिवार की तरफ आंख उठाकर अपनी मौत को खुद दावत दी है। अब इसका अंजाम भी भुगतो। सागर जब अर्नव की बातें सुनता है तो उसकी पूरी कमर पसीने में भीग जाती है। वह अर्नव के शब्दों और उसकी आवाज़ में हत्या के इरादे को साफ महसूस कर पा रहा था। सागर को पता चल गया था कि चौधरी परिवार में बिजली के तार को पकड़ लिया है। अब उन्हें कट लगना तो स्वाभाविक है और चौधरी परिवार ने ऐसे तार को पकड़ा है जिसके अंदर 440 वोल्ट का कट दौड़ता रहता है। अभी इतनी खतरनाक कट के तार को पकड़ोगे तो जान तो जाएगी। अर्नव की बात सुन सागर ने एक्सीलेटर पर ऐसा पैर रखा कि गाड़ी धूल उड़ाते हुए सीधा चौधरी क्लब हेडक्वार्टर जाकर रुकती है। अर्नव अपनी आंखों में अंगार लिए सागर के साथ तुरंत अपने ऑफिस की तरफ जाता है। ऑफिस के लोग आज दोबारा से जब अर्नव को देखते हैं तो आपस में बात करने लग जाते हैं।
अर्नव सभी को नज़रअंदाज करते हुए सीधा लिफ्ट से अपने ऑफिस में जाता है। इस समय उसके ऑफिस में वसंत भाई, रंजीत राणा और रवि तीनों मौजूद थे। उन तीनों के माथे से इस समय पसीना टपक रहा था। वसंत भाई और रंजीत राणा को रवि ने सब बता दिया था। इस समय कोई सबसे ज्यादा डरा हुआ था तो वह था वसंत भाई, क्योंकि सिर्फ उसे ही अर्नव की असली पृष्ठभूमि के बारे में पता था। अर्नव सीधा दरवाजा खोलते हुए अपने कैबिन में आता है। वे तीनों जैसे अर्नव को देखते हैं तो वह सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। अर्नव बिना देर किया उन सभी की तरफ देखते हुए ऑर्डर दे देता है। इस चौधरी परिवार ने मेरे परिवार की तरफ आंख उठाकर बहुत गलत किया है। अब तो इन्हें बताना पड़ेगा कि असल में बदला होता क्या है। वसंत, आधे घंटे के अंदर मुझे चौधरी परिवार की पूरी कुंडली मेरे पास चाहिए। अभी जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी चौधरी परिवार के पूरे बिजनेस की कुंडली निकालो। आखिर मैं भी तो देखूं, ये चौधरी परिवार आखिर पैसों के मामले में है कितना ताकतवर। रंजीत, तुम अपने सब आदमियों को चौधरी परिवार के हर आदमी के पीछे लगा दो और जैसे ही मौका मिले सभी को उठा लो। मैं बताता हूं उन्हें किडनैपिंग होती क्या है। अगर किसी को उठाया जाए ना उठाया जाए कोई बात नहीं, लेकिन खासकर उस हर्ष चौधरी को तो जरूर उठाना। और हाँ वसंत, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि चौधरी परिवार का मुख्य परिवार है कितना ताकतवर। अपने सभी आदमियों को बोल दो जैसे यह ओपनली लड़ना चाहते हैं। इन्हें ओपनली ही लड़ाई दिखाता हूं। अर्नव की इतनी खतरनाक आवाज को सुनकर सभी काफी डर गए थे, लेकिन अर्नव के ऑर्डर के अनुसार सभी तुरंत अपना काम करने लग जाते हैं। तकरीबन आधे घंटे के अंदर सबसे पहले वसंत भाई चौधरी परिवार की पूरी कुंडली निकाल कर ले आता है। अर्नव इन सभी को ऑर्डर देने के बाद चौधरी परिवार के विला चला गया था। अब वहीं पर ही इन सारी चीज़ों के बारे में बात होने वाली थी। वसंत चौधरी परिवार के विला में ही अर्नव से मिलने आया था। उसके हाथ में एक बड़ी फाइल थी। वह अर्नव की तरफ उस फाइल को बढ़ा देता है। अर्नव जैसे ही उस फाइल को पकड़ता है तो विला का दरवाजा एक जोरदार धक्के के साथ खुलता है और एक इंसान सीधा दरवाजे से आते हुए जमीन पर गिरता है। जब अर्नव उस इंसान को देखता है तो वह हैरान हो जाता है, क्योंकि यह चौधरी परिवार से हर्ष चौधरी था। उसी के पीछे अपने खतरनाक चेहरे के साथ रंजीत राणा आता है और हर्ष चौधरी को उसकी कॉलर से पकड़कर सीधा अर्नव के सामने फेंक देता है। अर्नव हर्ष चौधरी की तरफ एक झलक देखता है और फिर रंजीत राणा की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, मैंने तो अभी आधे घंटे पहले ही तुम्हें ये ऑर्डर दिया था, तुमने इतनी जल्दी इसे कैसे उठा लिया? अर्नव की बात सुनकर रंजीत राणा अर्नव की तरफ देखते हुए गंभीरता से कहता है, मास्टर, जब मैंने सुना कि चौधरी परिवार के लोगों ने बहन सलोनी की तरफ अपनी नज़र उठाई है तो मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं आपके ऑर्डर के बिना कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन आपने मुझे जैसे ही ऑर्डर दिया मैंने चौधरी परिवार के लोगों का कोई पीछा विछा नहीं किया, बल्कि मैं अपने सभी आदमियों को लेकर सीधा चौधरी परिवार के बंगले चला गया था और मैं इसे सीधा इसके कमरे से उठाकर यहाँ ले आया। वसंत भाई जब रंजीत राणा की बात सुनते हैं तो वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अर्नव के सिर्फ एक ऑर्डर पर रंजीत राणा चौधरी परिवार के बंगले में घुस गया था और वहां से उन्हीं के बेटे को जबरदस्ती उठाकर यहाँ ले आया। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, क्या चौधरी परिवार के लोगों ने उसे रोका नहीं? वसंत भाई को अच्छे से पता था कि चौधरी परिवार से भिड़ने से पहले उसे भी 10 बार सोचना पड़ता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रंजीत राणा की बात को सुनकर अर्नव के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। लेकिन इस मुस्कान को देखकर साफ पता चल रहा था कि यह काफ़ी शैतानी मुस्कान है। अर्नव रंजीत राणा की तरफ देखते हुए सिर्फ उसे इतना कहता है, बहुत बढ़िया, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है। वैसे जब तुम इसे उठाकर यहाँ लेकर आ रहे थे तो चौधरी परिवार के लोगों ने तुम्हें रोका नहीं? अर्नव के इस सवाल का जवाब देते हुए रंजीत राणा कहता है, चौधरी परिवार के लोगों ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मेरे सभी आदमियों ने चौधरी परिवार के सभी गार्डों को उन्हीं के घर में घुसकर मौत के घाट उतार दिया था। इसी कारण उनमें से किसी की भी मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन वह चौधरी परिवार का फैमिली हेड उत्कर्ष चौधरी बार बार मेरे ऊपर चढ़ रहा था। उसकी बातें सुनकर मुझे भी काफ़ी गुस्सा आ गया था, तो मैंने उसे भी 2 खींचकर लगा दिए। लेकिन मैंने तो अपने उन थप्पड़ में ज़्यादा ताकत भी नहीं लगाई थी, लेकिन पता नहीं कैसे उन 2 थप्पड़ों में ही वह उत्कर्ष चौधरी बेहोश हो गया और इस समय वह झज्जर के सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। अर्नव रंजीत राणा की बात सुनकर अपनी गर्दन हिला रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वसंत भाई रंजीत की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था। उसकी आंखें इस समय हैरानी में बड़ी हो गई थी। उसे अच्छे से पता था कि चौधरी परिवार के उत्कर्ष चौधरी का क्या रुतबा था और इस खुला सांड ने उत्कर्ष चौधरी को थप्पड़ मार दिया और यहाँ तक कि इतनी जोर से मार दिया कि वह हॉस्पिटल में एडमिट हो गया।
क्या यह इंसान सच में पागल है जो बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कर देता है और यहाँ पर आकर यह इन बातों को ऐसे बता रहा है जैसे इसके लिए उत्कर्ष चौधरी की कोई इज्जत ही ना हो। वसंत भाई सिर्फ यही सोच रहा था, क्या रंजीत राणा सच में इतना ज़्यादा निडर है। वसंत भाई को इतना तो पता था कि इस तरह की निडरता रंजीत राणा ने अर्नव के साथ रहकर ही सीखा है। अर्नव रंजीत राणा से इस समय काफ़ी ज़्यादा खुश था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सिर्फ एक ऑर्डर पर रंजीत राणा उस चौधरी परिवार के घर में घुसकर उन लोगों को पीट कर आ गया था जिनसे भिड़ने से पहले वसंत भी एक बार सोचता है। आखिर अर्नव अब इस हर्ष चौधरी का क्या करेगा। अर्नव चौधरी परिवार से किस तरह से बदला लेगा। क्या अर्नव चौधरी परिवार के लोगों को जान से मार देगा या फिर उसने सोच रखी है उन सभी के लिए कोई अलग ही सजा। आखिर रवि कहाँ पर रह गया और वह अब तक आया क्यों नहीं। दोस्तों, आवश्यक सूचना मेरे सभी व्यूअर्स से अनुरोध कि आप इस स्टोरी की रेटिंग जाकर बढ़ा दो, तभी स्टोरी काउंटिव हो पाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट्स बॉक्स दे दिया है। स्टोरी में आगे, स्टोरी नेम इज द राइज ऑफ सीक्रेट बिलियनेयर माफिया। में जाने आगे क्या होगा। ऐसे ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए आरके नॉवल पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।